तो देखो आज का दिन तो पूरा एक्सप्लेनेशन में जाएगा, है ना। क्वेश्चन ऑब्वियसली कल से और बहुत इंटरेस्टिंग है। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। इस चैप्टर में हमको करना क्या है, सबसे पहले जर्नल एंट्री करनी है। जर्नल से उसी का क्या बनता है आगे, लेजर अकाउंट बनते हैं। और लेजर अकाउंट का जो बैलेंस कैरी डाउन आता है, क्लोजिंग बैलेंस, उससे हम क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। और कैसे पता चलेगा कि ट्रायल बैलेंस सही है, डेबिट क्रेडिट इक्वल आ जाएगा। ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड क्रेडिट साइड जैसे इक्वल हुआ मतलब आपने पूरा सही किया है। हाँ, इसके आगे फाइनल अकाउंट्स नाम की कोई चीज़ नहीं होती। अब अकाउंट्स में तो बनाते हो ना, ट्रायल बैलेंस से आगे क्या बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट, फाइनेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। एक सेकेंड, आवाज़ ठीक है ना, ठीक है, ऑल ओके, ठीक है। वहां पे हम करते हैं ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट्स बनाया जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट आता है, फिर उसको प्रॉफिट लॉस में डालते हैं, नेट प्रॉफिट आता है, उसको कैपिटल में ऐड करते हैं, बैलेंस शीट इक्वल हो जाता है। वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ ये तीन है, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, दैट्स ऑल, ठीक है। लेकिन आप सोचोगे वही है, सेम सेम। हाँ, डेबिट क्रेडिट का नियम वही है। पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर वो नहीं है पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, वो सब। डेबिट क्रेडिट का नियम सही है, नियम वही है कि एक्सपेंस को डेबिट करना है, इनकम को क्रेडिट करना है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। लेकिन हम इस नाम से उसको नहीं बुलाते। हम ये कभी नहीं बोलेंगे कि हाँ ये पर्सनल अकाउंट का आइटम है, ये रियल अकाउंट है, ये नॉमिनल है, नहीं। नियम वही है लेकिन नाम हम यूज नहीं करते हैं, ठीक है, पहली चीज। दूसरा, सबसे मेन टॉपिक में हम आगे उतरते हैं। हमको इसमें क्या सीखना है, देखो हमको जर्नल एंट्री करनी है, लेकिन हमें जो अकाउंटिंग करेंगे, जर्नल करना मतलब अकाउंटिंग करना, बुक कीपिंग अकाउंटिंग बोलते हैं ना इसको। तो अकाउंटिंग आपको कैसे करनी है, उसके लिए आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि आप कौन सा सिस्टम फॉलो कर रहे हो। दो टाइप के अलग अलग सिस्टम होता है, ये नया है, ये आप लोग फाइनेंशियल में नहीं सीखते हो, ये यहाँ पे सीखते हो। अकाउंटिंग तो करना है, जर्नल एंट्री बनाना है, फॉर्मेट वही है, डेट पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट क्रेडिट, फॉर्मेट वही है, नियम वही है। लेकिन पहले आपको सिस्टम देखना पड़ेगा। सिस्टम हो सकता है दो टाइप का, या तो होगा वो इंटीग्रेटेड सिस्टम, इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, और उसका उल्टा क्या होगा, इंटीग्रेटेड का उल्टा नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। तो मेरे को तो मीनिंग बताओ, इंटीग्रेटेड वर्ड का मतलब क्या होता है, कंबाइंड, साथ में बोलेंगे कंबाइंड, मतलब आप क्या इंटीग्रेटेड में आप क्या करोगे। इंटीग्रेटेड वर्ड का मतलब होता है एनीथिंग व्हिच इज एनी टू और मोर थिंग्स व्हिच आर कंबाइंड टुगेदर, आप उसको कंबाइन किए हो। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है कंबाइन, किसी दो या दो से ज्यादा चीजों को आप एक साथ दिखा रहे हो, कंबाइन करके दिखा रहे हो, ठीक है। और फिर इसका उल्टा अगर नॉन इंटीग्रेटेड है तो इसका मतलब क्या होगा कि कंबाइन नहीं है, मतलब क्या है, सेपरेट है ना। सेपरेट या डिफरेंट लिख सकते हो, जो आप लिखना चाहो। सेपरेट सेपरेट होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है। ये ई है, एन टी, और यहाँ पे सेम होता है, ठीक है, सेम सेम, ये सेम सेम है, वो डिफरेंट है, ठीक। लेकिन क्या सेम क्या डिफरेंस है, ठीक है, ये तो समझ आ गया। इंटीग्रेटेड मतलब कंबाइन होता है, नॉन मतलब कंबाइन नहीं होता है, अलग अलग होता है। लेकिन क्या चीज कंबाइन होता है, क्या चीज अलग अलग होता है। आप लोग तो इतने बड़े हो गए, दो टाइप का अकाउंटिंग आप जान, नाम तो पता है आप लोगों को। एक होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो आप लोग क्लास 11 से पढ़ गए हो, वही पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, बैलेंस शीट बनाते हैं, है ना। तो ये तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो आप बचपन से सीख रहे हो। और अभी आप लोग का क्या चालू हो गया इंटर में आके, वैसे तो फाउंडेशन में ही चालू हो गया था, कॉस्ट अकाउंटिंग। तो आप क्या करते हो, दोनों अलग अलग सिस्टम है ना। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सिस्टम अलग है, प्रैक्टिकली अलग है, असली दुनिया में अलग है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सिस्टम अलग है, कॉस्ट अकाउंटिंग का सिस्टम अलग है। लेकिन हाँ, इंटीग्रेटेड में हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को मिलाकर एक ही जर्नल एंट्री पास करेंगे। सिर्फ सिंगल एक ही जर्नल एंट्री होगी, उसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सिस्टम भी फॉलो होगा और साथ में कॉस्ट अकाउंटिंग का सिस्टम भी फॉलो होगा। मतलब देखो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कुछ अलग प्रिंसिपल्स हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग के कुछ अलग प्रिंसिपल है, दोनों का अलग अलग नियम है। लेकिन आप क्या करने वाले हो, दोनों नियम को आपस में मिला के एक एंट्री करने वाले हो। लेकिन ऐसा पॉसिबल कैसे है ना। देखो, एक बार बाद में लिखना, एक बार सुनते जाओ फटाफट। अगर मैंने बोला फाइनेंशियल का नियम अलग है, कॉस्ट का नियम अलग है, तो अलग है तो आप उसको कंबाइन कैसे कर पाओगे, सोचो कैसे कंबाइन करोगे।
जब अलग है तो कैसे कम, यहाँ तो अलग करना है चलो, लेकिन कंबाइन कैसे करोगे यहाँ पर इंटीग्रेटेड। डेबिट क्रेडिट सेम रहेगा, नाम अलग अलग। जैसे देखो अगर आप परचेस करते हो, चलो मेरे को एंट्री बताओ, क्या कह सकते हैं, चलो परचेस ऑफ मटेरियल या बस परचेस, चलो परचेस टू कैश होता है। अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़े हो 11th वाला तो परचेस करते गुड्स परचेस्ड, तो उसकी जर्नल एंट्री होती है परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, अगर मैं कैश परचेस मान के चलूँ तो, ठीक है। लेकिन यही सेम टाइम पे आया करो। वाह, वो 2 दिन के लिए था बस, कल रिजल्ट था इसीलिए। परसों क्या था, परसों आप लोग का टेस्ट था, कुछ तो था, अकाउंट्स का होमवर्क था। पास हो गया ना भाई, चलो बातचीत नहीं है पढ़ाई के बीच में। अगर आप परचेस करते हो तो जर्नल एंट्री होती है परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग में होती है जो आप 11th क्लास से जानते हो। कॉस्ट अकाउंटिंग में इसी चीज की एंट्री होगी स्टोर्स अकाउंट डेबिट टू सीएलसी। यही तो हमको सीखना है, यही तो हमको सीखना है। हाँ बताओ ना, बताओ। कॉस्ट लेजर कंट्रोल, अभी सिर्फ सुनो, अभी लिखो मत, इसको तो बिल्कुल भी मत लिखो, ये वाला ये तो समझने के लिए है। तो मैंने आपको लोग सामने से बता दिया कि भाई ट्रांजैक्शन वही है, गुड्स परचेस किए हो, ट्रांजैक्शन तो एक ही है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला बंदा बोलेगा ये वाली एंट्री करनी है, कॉस्ट अकाउंटिंग वाला बंदा बोलेगा ये वाली एंट्री करनी है। दोनों का नियम मतलब डेबिट क्रेडिट वही है भाई, परचेस डेबिट की, वो नाम अलग अलग यूज कर रहा है ना, परचेस की जगह स्टोर को यूज कर रहा है, कैश की जगह सीएलसी को यूज किया जाता है, वो मैं बताऊंगा डिटेल में। तो फिर अब दोनों अलग अलग एंट्री हुई, इसको आप कंबाइन कैसे कर पाओगे बताओ? ऐसे तो नहीं करोगे, परचेस अकाउंट डेबिट स्टोर अकाउंट डेबिट टू कैश टू सीएलसी, सर हो गया कंबाइन, ऐसे थोड़ी करेंगे भाई, ये तो कर। हाँ तो अब देखो, हाँ ईश्वर ने क्या बोला, देखो सर इसका परचेस मान लेते हैं, मतलब अपना तेरा ना मेरा, तेरा परचेस ले लेते हैं, तेरा सीएलसी ले लेते हैं, ठीक है। ऐसा भी तो कर सकते थे, तेरा स्टोर लेके इसका कैश, मतलब स्टोर टू कैश, ये भी तो कर सकते हो। यही तो हमको सीखना है, तो बात को समझो। एक एग्जांपल और लेता हूँ मैं कि अगर 2 बंदे आपको अलग अलग चीज बोल रहे हैं, अगर होता है ना कई बार हमारा मन बोल रहा है कि हमको काम पे ध्यान देना है, लेकिन लड़की बोलती है भाई मिलो मिलो, मतलब थोड़ा टाइम तो ऐसा होता है ना, वो देखो समझ गया। हाँ तो ऐसा में क्या होता है, आप किसकी बात मानोगे? देखो एक एग्जांपल लेते हैं, आप लोग ये तो जानते होंगे नया चैप्टर है और लेट आओ। हाँ देखो अभी चालू है, कुछ नहीं हुआ था, चुपचाप देखो। ये है 1949। सर कोई माशो कॉल कर लेंगे, पूछा ये 2 अलग अलग एक्ट है, आप लोग जानते होंगे। अगर मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज हूँ तो मेरे ऊपर कौन सा एक्ट लागू होगा? सिर्फ कंपनीज एक्ट। बैंकिंग रेगुलेशन लगेगा क्या? नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं आईडीबीआई बैंक हूँ, एसबीआई हूँ, पंजाब नेशनल बैंक हूँ, एक्सिस बैंक हूँ, तो कौन सा एक्ट लगेगा? दोनों लगेगा, दोनों लगता है, क्योंकि बैंक भी एक कंपनी ही है। कंपनी आप लोग जानते हो, इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग क्या क्या तो पढ़ते हो, सेपरेट लीगल एंटिटी, कॉमन सील, ये सब पढ़ते हो आप लोग कंपनीज एक्ट में, ठीक है। तो अगर मैंने पूछा रिलायंस इंडस्ट्रीज में कौन सा लगेगा, रिलायंस लिमिटेड लिख रहा हूँ, तो उसमें सिर्फ कंपनीज एक्ट लगेगा, उसको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट फॉलो नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वो सिर्फ कंपनी है। लेकिन अगर आईडीबीआई ले लो, आईडीबीआई बैंक है, तो उसको वो एक कंपनी के फॉर्म में, कोई भी बैंक हो उसको कंपनी के फॉर्म में ही चलना होता है। मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर बैंक सोल प्रोप्राइटरशिप में काम नहीं कर सकता, पार्टनरशिप में काम नहीं कर सकता। कोई भी बैंक, अगर आप बैंक बना सकते हो, आरबीआई से लाइसेंस लेना पड़ेगा, फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ेगी, लेकिन उसके बाद जब आप चलाओगे अपने बैंक को तो आपको दोनों एक्ट मान के चलना पड़ता है। तो मान के तो ठीक है, आप लोग आईडीबीआई बैंक को, आपको कंपनीज एक्ट भी फॉलो करना है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी फॉलो करना है, ठीक है। तो अब देखो दोनों का नियम तो अलग अलग होगा। एक एग्जांपल लो ना, कंपनीज एक्ट बोल रहा है, जैसे वो जानते हो कि आप लोग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, डेटर से माइनस होता है, लेकिन मीनिंग क्या है उसका, प्रोविजन का मतलब क्या होता है? इतना पैसा डूब सकता है, डूबने की संभावना है कि भाई इतना पैसा आपका आगे जाके डूब सकता है, डेटर की नियत थोड़ी खराब लग रही है, डूब सकता है पैसा। तो कंपनीज एक्ट आपको बोल रहा है कि आईडीबीआई ना, इसको हटाइए तो एग्जांपल था, अभी आप आईडीबीआई बैंक को, तो कंपनीज एक्ट आपको बोल रहा है कि आप अपने डेटर का सिर्फ 10% या इसमें और थोड़ा मॉडिफिकेशन करते हैं, मिनिमम, हाँ
कंपनीज एक्ट आपको ये बोला कि आपको मिनिमम कम से कम ना आपको 10% का प्रोविजन बनाना ही है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट पीडीडी लिख दिया, कम से कम आपको 10% बनाना ही पड़ेगा, उससे कम नहीं होना चाहिए। ज़्यादा होगा चलेगा, कम से कम 10% होना चाहिए। लेकिन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कुछ और ही बोलता है, आपको दोनों फॉलो करना है, लेकिन ये बोला कि नहीं भाई मिनिमम तुमको 12% बनाना पड़ेगा। तो अब देखो, एक बोलोगे 10, एक बोलोगे 12, क्या करोगे? क्यों? फिर ये तो उल्लंघन हो जाएगा, इसका आप वायलेशन कर दिए। सर एक क्यों होगा 12 10% तो ऑलरेडी पर बिल्कुल, ये तो बोला मिनिमम 10%, ज्यादा तुम बना सकते हो तो बनाओ, ज्यादा बनाओ, 12 बनाओ, तो ये सेटिस्फाई हुआ, हाँ, और 12 बनाया तो ये भी सेटिस्फाई हो गया। तो ये चीज है, ऐसे आपको चीजों को कंबाइन करना है। वो मैं अभी डिटेल में सिखाऊंगा। एक एग्जांपल हो गया कि हाँ भाई जो मतलब ज्यादा स्ट्रिक्ट बोलते हैं, ज्यादा इन दोनों में से ज्यादा स्ट्रिक्ट कौन हुआ? ये हुआ ज्यादा स्ट्रिक्ट, मतलब ज्यादा लिमिटेशन कौन लगा रहा है? वो कि नहीं तुमको 12% बनाना पड़ेगा, मतलब उसके लिए आपको ज्यादा फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी। तो आप ज्यादा वाले को फॉलो करो, बड़े वाली चीज को फॉलो करो, छोटी वाली चीज अपने आप फॉलो हो जाएगी। ठीक है, ये मतलब एक तरीका मैंने बताया, एग्जांपल से बताया कि आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जर्नल एंट्री, हमको जर्नल सीखना है अभिषेक इसमें, तो फाइनेंशियल आप जर्नल सीखे तो हो 11 से, अभी क्या सीखोगे? आप जो जर्नल सीखे हो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का था, अभी सीखोगे कॉस्ट अकाउंटिंग, दोनों का मिला के। तो मिला के मैंने वो एग्जांपल से बताया, इस तरीके से आप मिलाओगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जर्नल एंट्री अलग होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग की अलग होती है, तो कंबाइन आपको इस तरीके से करना है कि उसमें दोनों आ जाए, दोनों का जो जर्नल एंट्री है वो सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, तो दोनों का कंबाइन होगा। दोनों का कंबाइन कहाँ पे होगा? जब इंटीग्रेटेड होगा। तो यहाँ पे सिस्टम होगा, एक इंटीग्रेटेड मतलब कंबाइन, नॉन इंटीग्रेटेड मतलब नॉट कंबाइन, अलग अलग रहेगा। तो ठीक है, क्या कंबाइन रहेगा? वही तो मैंने बताया। यहाँ पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग का कंबाइन एंट्री पास करोगे, ठीक है, और नॉन इंटीग्रेटेड है तो क्या करोगे? अलग करेंगे। तो अलग अलग डब्बे में बनाना उसको। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का अलग होगा तो मैं उसको अलग बॉक्स में डाल दूंगा, और कॉस्ट अकाउंटिंग का अलग होगा, मैं उसको अलग बॉक्स में बना, ऐसे बॉक्स कर दो तो आप खुद समझ जाओगे ये एक ही बॉक्स में है, ये अलग अलग बॉक्स में है। इतना फ्लो चार्ट नोट करो टॉप से टॉप टू बॉटम। सबसे पहले लिखा मैंने अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का दो सिस्टम अलग अलग होता है, एक इंटीग्रेटेड होता है, एक नॉन इंटीग्रेटेड होता है। मीनिंग आप लोग जानते हो, इंटीग्रेटेड कंबाइन और नॉन कंबाइन। तो क्या कंबाइन, क्या नॉन कंबाइन? फाइनेंशियल और कॉस्ट, फाइनेंशियल और कॉस्ट को कंबाइन करोगे तो इंटीग्रेटेड, अलग अलग करोगे तो नॉन इंटीग्रेटेड। ये पूरा हमको जर्नल एंट्री यहाँ पर सीखना है। और जर्नल के आगे उससे क्या बनता है अभिषेक? क्या? लेजर, और लेजर से ट्रायल बैलेंस। तो ये तीनों हमको बनाना है, पहले जर्नल करना है, उसका लेजर, उसका फिर ट्रायल बैलेंस। अरे बेशरम आदमी, हमजद मियां टाइम पे आया करो, लेट उठा आधा घंटा। और पीछे बैठ रहे हैं कुछ अरे वाह, मतलब टाइम पास करोगे। जल्दी बनाओ इसको, शांति करके बनाओ। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, नया चैप्टर स्टार्ट करो। ओके। हो गया, बन गया, ठीक है। बाजू वाले को दिखा दो, हो गया ईश्वर, ठीक है। चलो तो अब और क्या बताऊँ मैं सीधा, चलो एंट्री पे उतरते हैं सीधा। पहले मैं आपको सिखा दूंगा, पहले हम नॉन इंटीग्रेटेड सीखेंगे, इंटीग्रेटेड फिर आप लोग खुद बता दो। एक बार एक बताऊंगा मुझे। आगे 2 बार बता दिया उसको, अरे एक बार पागल आदमी है, रिकॉर्डिंग लिखना। मैं बता रहा हूँ 2 टाइप में, हाँ बताओ जल्दी। सिस्टम होता है इंटीग्रेटेड और नॉन इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड में कंबाइंड होगा, ठीक है, जो फाइनेंशियल और कॉस्ट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सबसे अलग जनरेट करते हैं, कॉस्ट के सबसे अलग करते हैं। इस इंटीग्रेटेड में दोनों को सेम कंबाइंड करते हैं, ठीक है। और नॉन इंटीग्रेटेड में दोनों को अलग अलग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का अलग करेगा, जनरल अलग करेगा, इसका अलग करेगा।
फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो अलग करते ही थे, 11th क्लास से जो पढ़े वो अकाउंट्स बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है। तो वो ये देखो, इसलिए मैं बोला नॉन इंटीग्रेटेड पहले बता रहा हूँ क्योंकि दोनों अलग अलग होता है ना। तो अगर अलग होगा तो ये तो आप पूरा जानते हैं, इसमें एक भी चीज़ मेरे बताने लायक नहीं है। परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, वही सब एंट्री फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, वो आप लोग जानते हो। मैं यहाँ पे कॉस्ट का बताऊंगा कि सेपरेट अलग अलग कॉस्ट में क्या होता है, फिर इंटीग्रेट तो मतलब दोनों को कंबाइन तो आप खुद ही कर दोगे। इंटीग्रेटेड फिर आप लोग खुद आसान लगने लगेगा। पहले हम नॉन पढ़ेंगे, नॉन इंटीग्रेटेड, तो ध्यान से है ना। अभी पेन कॉपी छोड़ देना, सिर्फ सामने देखते जाओ क्योंकि बहुत बढ़िया यहाँ पे चार्ट बनने वाला है, तो उसको खाएंगे भी। नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। इसमें मैं सबसे पहला एक सबसे मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये लिखना चाहूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नॉन इंटीग्रेटेड में। एक बात को समझो, एक डायग्राम से एक और चीज एक्सप्लेन करता हूं मैं, देखो ध्यान से। मेरे को बताओ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप लोग पढ़े हो, 3 साल से जाने गए हो क्या होता है, तो वो कौन कौन सी एंट्री पास करते हैं। देखो ये आपका बिजनेस फर्म है, ये आपका फर्म है। अब आप लोग मेरे को बताओ कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप करते हो तो वो किस किस टाइप की अकाउंटिंग को, किस किस टाइप के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग में भी वही सेम होगा, क्वांटिटी वाला ही होगा, कुछ डिफरेंट। कुछ डिफरेंट। अच्छा चलो अब थोड़ा सा हिंट देता हूँ। बिजनेस में सिर्फ 2 ही काम होता है, आप लोगों ने बहुत मेन 2 ही काम होता है, बताओ क्या? परचेस और सेल। ठीक है, तो देखो मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बता रहा हूँ, एक डायग्राम है छोटा सा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होता है, सबसे मेजर काम 2 ही होता है कि आप परचेस करो कम दाम में, है ना, और सेल कर दो ज्यादा दाम में। तो आप लोगों को पता, जिससे परचेस करते हैं उसको क्या कहते हैं, और क्रेडिटर। सबसे ज्यादा तो भाई कॉमन वर्ड है ना, आप लोग ने सब सही बोला, सप्लायर डीलर। मोस्ट कॉमन क्या है, क्रेडिटर। तो ये वो बंदा है जिससे मैंने माल परचेस किया, इट इज नोन, ही इज नोन एज क्रेडिटर। आप क्रेडिटर से माल परचेस करते हो और फिर उसको बदले में क्या देते हो, कैश। ठीक है, गुड्स आपने ले लिया, अब वही गुड्स को आप सेल कर देते हो, इंसान को ही करोगे, उस इंसान को क्या कहा जाएगा, डेटर कहा जाएगा। और फिर डेटर से आप क्या लेते हो, कैश। कैश वापस आ जाता है उससे, है ना। ये कैश फ्लो ऐसे चलते रहता है, गोल गोल गोल, इसको दिए उससे लिए, ऐसा चलते रहता है। तो आप लोग मेरे को एक बात बताओ, ये जो क्रेडिटर है और ये जो डेटर है, इसको मैं आउटसाइडर बोलूंगा कि इनसाइडर बोलूंगा, दोनों को? आउटसाइडर है। देखो ना, फर्म तो ये है भाई, फर्म तो ये है। आप क्या कर रहे हो, बाहर किसी से परचेस कर रहे हो और बाहर ही किसी को सेल, ऐसा थोड़ी कर रहे हो फर्म के अंदर ही किसी से परचेस किए, फर्म के अंदर ही किसी को सेल कर दिए, ऐसा थोड़ी होता है। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, अमृतसर से सामान लेके वर्धमान सर को बेच दे रहा हूँ, ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है, तो बाहर से लेके बाहर को बेचूंगा ना। तो ये करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। मतलब मेरे को ये सिखाना था कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो ट्रांजेक्शन होते हैं, एक्सटर्नल पार्टीज से जो ट्रांजेक्शन होते हैं, सिर्फ वो दिखाया जाता है। तो चलो, कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या लिख पाओगे, इंटरनल। इंटरनल कौन सा ट्रांजेक्शन होता है? देखो इसी ये जो रेक्टेंगल फर्म है, इसी को मैं नीचे लाऊंगा, ये सेम फर्म यहाँ पर है और उसको फर्म को मैं यहाँ लिख दूंगा। अब देखो फर्म तो बहुत बड़ा होता है ना, बड़ा मतलब साइज में, साइज की बात कर रहा हूँ। मतलब आप रिलायंस का देखोगे, टाटा की फैक्ट्री देखोगे, परेशान हो जाओगे। मतलब जितना शंकर नगर मोहल्ला नहीं है, पंडरी जितना मोहल्ला, उससे बड़ा उनका फैक्ट्री है। पैदल जा नहीं सकते फैक्ट्री के अंदर, गाड़ी लेके जाना पड़ता है अंदर, फैक्ट्री के अंदर गाड़ी चलती है। ठीक है, इतना बड़ा, जिंदल स्टील प्लांट सब बड़े बड़े होते हैं। तो वहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। जिससे समझो आपने परचेस तो कर लिया, ध्यान से देखना, आपने किसी आउटसाइडर क्रेडिटर से माल परचेस तो कर लिया, परचेस करके कहाँ लाओगे, एक मान लो जैसे स्टोर है फर्म के अंदर ही, मतलब वो हमारे दायरे में ही आता है, स्टोर अलग जगह है। ठीक है, फिर स्टोर से हम उसको कहाँ डालते हैं, फैक्ट्री में डालते हैं। मतलब देखो ये सब इनसाइड ट्रांजैक्शन है, इंटरनल ट्रांजैक्शन होते जा रहा है, फैक्ट्री में डाल दिया। ठीक है, फिर फैक्ट्री से वो सामान बन गया तो मैंने उसको अलग स्टोर पे रख दिया। बोले सर 2 स्टोर, ये स्टोर रॉ मटेरियल के लिए था, फैक्ट्री में बन गया, अब मैं उसको फिनिश गुड्स वाले अलग स्टोर में रख दूंगा। मतलब इंटरनल भी ना बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग सिर्फ उसका रिकॉर्ड करता है।
फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिकॉर्ड करते हैं सारे एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन को, थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शंस। भाई रेंट दिया आउटसाइडर, रेंट किसको देंगे? मकान मालिक को। तो क्या वो फर्म के अंदर बैठा होता है? बाहर होता है, मतलब अपने घर में बैठेगा ना, वो एक्सटर्नल है। अच्छा, सैलरी देते हैं हम एम्प्लॉय को, एम्प्लॉय इंटरनल है एक्सटर्नल है? एक्सटर्नल है। भले वो यहाँ बैठा अंदर होगा, यहाँ कुर्सी टेबल लगा के बैठा होगा, लेकिन मैं लाया तो बाहर से हूँ ना। इंटरनल सिर्फ एक चीज होती है, मतलब फर्म के अंदर इंटरनल सिर्फ एक होता है, मैनेजमेंट, जो उसको मैनेज कर रहा है, मैनेजर जो मैनेज कर रहा है, जो मैनेज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कंपनी में किसको कौन मैनेज करता है? कंपनी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैनेज करते हैं, सिर्फ वो इंटरनल है। अच्छा, शेयर होल्डर किस में आएगा? इंटरनल की एक्सटर्नल? शेयर होल्डर एक्सटर्नल है। एक बात बताओ, देखो एक एक चीज को डिटेल में समझो, मैं इसलिए टाइम लेता हूँ थोड़ा सा, पहला दिन है, टाइम लूंगा, बिल्कुल बेसिक चीज क्लियर होना चाहिए। मैं रिलायंस का शेयर ले सकता हूँ क्या? बिल्कुल। तो क्या मैं शेयर होल्डर बन जाऊंगा? क्यों नहीं बन? अरे शेयर लेंगे तो शेयर होल्डर नहीं बना? वाह, ये तो वही बात हो गई, सीए में तो डिग्री आ गई लेकिन सीए नहीं बना। वाह, मैंने शेयर लिया मतलब मैं शेयर होल्डर बन गया। ठीक है, चलो मैं कल से जाऊंगा, कल से आपको यहाँ नहीं दिखूंगा, रिलायंस में जाके बैठूंगा मैं, अलाउ ही नहीं है। मतलब आप बोलेंगे सर मुकेश अंबानी तो बैठता है, उसके पास 51% है, उसके पास मेजोरिटी है। आप एक शेयर लेके बैठ रहे हो, मुकेश अंबानी के साथ बैठूंगा, और क्या हाल है, मैं भी तेरा मतलब तेरी कंपनी का मालिक हूँ, तू भी है, मैं भी हूँ, ऐसा थोड़ी होता है भाई। शेयर होल्डर भी आउटसाइडर ही होता है, हम लोग सब आउटसाइडर है, हम लोग कंपनी में पैसा लगा, हम लोग इंटरनल थोड़ी है। हम लोग अंबानी फैमिली नहीं, अंबानी फैमिली खाली इंटरनल है, क्योंकि उन्होंने कंपनी चालू किया, वो मैनेज करते हैं, डायरेक्टर भी वही लोग हैं, हम लोग आउटसाइडर है। ठीक है, हम शेयर होल्डर है, मालिक है कंपनी के, लेकिन आउटसाइडर है। बात को समझो, है ना। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या करता है? जितने भी एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन उसको रिकॉर्ड करता है। इशू ऑफ शेयर सब लोग पढ़े हो, शेयर का एग्जांपल लिया ना मैंने अभी। शेयर सब लोग क्या करते हो एंट्री 12th में करते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट इंटर में आएगा आप लोग का ग्रुप 2 में। शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, ऐसे एंट्री हम करते थे, ये एक्सटर्नल इसलिए फाइनेंशियल में करते थे। कॉस्ट में नहीं करेंगे ये सब, कॉस्ट में हम करेंगे खाली, हाँ यहाँ कॉस्ट है जो है, कॉस्ट में हम खाली इंटरनल करेंगे। इंटरनल मतलब बिजनेस के अंदर ही अंदर जो चीजें ट्रांसफर की जाती है, एक से दूसरा, दूसरा से तीसरा डिपार्टमेंट में ट्रांसफर होते जाता है, उसकी एंट्री करेंगे कॉस्ट में। ठीक है, और इसी से रिलेटेड मैं आपको एक और चीज बता दूं, कॉस्ट क्या होगा फिर इस हिसाब से इंट्रोवर्ट हुआ ना। इंट्रोवर्ट समझते हो ना, जो अपने में किसी से बातचीत नहीं करता है, अपने में अकेला रहता है, अपने मन में कुछ क्या है। ठीक है, तो हाँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग भाई एक्सट्रोवर्ट हुआ, एक्सटर्नल करता है। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? इंट्रोवर्ट है। मतलब इसका मतलब क्या, वो क्रेडिटर से जो आपने माल परचेस किया और डेटर को जो आपने माल सेल किया, क्या कॉस्ट अकाउंटिंग उसको रिकॉर्ड करेगा? नहीं करेगा, एक्सटर्नल था ना, एक्सटर्नल था। समझ आया कि स्पीड जाएगा थोड़ा सा, क्लियर है ना। तो देखो वो तो फाइनेंशियल ने कर दिया ना, आउटसाइडर क्रेडिटर से परचेस किए, आउटसाइडर डेटर को सेल कर दी, वो तो फाइनेंशियल ने कर दिया एंट्री। हमको कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या करना है? खाली इंटरनल का करना है, डिपार्टमेंट वाइज का देखना है। एक्सटर्नल जो क्रेडिटर था परचेस किए, एक्सटर्नल डेटर था उसको सेल किए, वो एंट्री नहीं होगी। तो इतना सब तामझाम समझाने का सिर्फ एक जो मैंने दिखाया सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि आप क्या करोगे, जहां पर आपको लगा कि डेटा आना चाहिए या फिर जहां आपको लगा क्रेडिटर आना चाहिए, जनरल एंट्री की बात कर रहा हूँ। जनरल में क्या होता है? डेटा अकाउंट डेबिट टू सेल और परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, यही करते हो ना। अगर आपने उधारी में सेल किया है तो ये एंट्री पास होती है, डेटा अकाउंट डेबिट टू सेल। और अगर उधारी में परचेस किए हो तो परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। ठीक है, ये हो गई उधारी वाली बात। लेकिन जब कैश में होगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, और यहाँ पर परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश। तो मेरा सबसे कहना सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, नॉन इंटीग्रेटेड में जहाँ पे फाइनेंशियल अलग है, कॉस्ट अलग है, वहाँ पे आपको क्या करना है? डेटर, क्रेडिटर और कैश, इन तीन चीजों का नाम आपको यूज नहीं करना है। आप नॉन इंटीग्रेटेड हो ना, फाइनेंशियल का अकाउंटिंग अलग चल रहा है, आपका कॉस्ट अकाउंटिंग अलग चल रहा है। तो ये तो फाइनेंशियल वाला करेगा ना, डेटर एक्सटर्नल होता है, क्रेडिटर एक्सटर्नल होता है, कैश लेन देन भी तो एक्सटर्नल से ही करते हो ना। डेटर और क्रेडिटर से किस चीज का लेन देन करते हो? सामान करते हो, लेकिन बदले में क्या देते हो बाद में? कैश। तो जहां पर भी आपको हाँ, तो भाई कैश हो गया ना, वही चीज हो गया, तो उसको आपको नहीं लेना है, उसका आपको इग्नोर करना है।
कौन? मैनेजर। हाँ, तो फिर उसका सैलरी कैसे? मैनेजर दिखाओगे, कैश नहीं दिखाओगे। कैश की वही बताओ, इसकी जगह पे सुनो, डेटर, क्रेडिटर और कैश की जगह पे आप एक दूसरा नाम यूज करोगे, तीनों के जगह पे एक ही नाम यूज करोगे जिसका नाम है कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। ये एक अकाउंट होता है, क्यों बना ये अकाउंट, क्या काम आता है? इंटरनली दिखाने के लिए काम आता है, क्योंकि भाई डेटर, क्रेडिटर और कैश तो एक्सटर्नल है। क्या हम एक्सटर्नल को दिखाते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में? नहीं, हम तो इंटरनल को दिखाते हैं। लेकिन तो फिर आप एंट्री करने के लिए क्या यूज करोगे? आप डेटर क्रेडिटर यूज नहीं करोगे, आप यूज करोगे कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। शॉर्ट में इसको कहा जाता है CLC, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। इसका एक और नाम है, एक और नाम लिखो इसका साथ में, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, ये इसके दो ठो नाम है, CLC और GLA, ये दो इसके अलग अलग नाम है। चीज एक ही है। अच्छा, CLC या GLA, ठीक है, दो अलग अलग नाम है, मतलब है सेम ही। किसके बदले हमको यूज करना है? डेटा के बदले। जैसे चलो एक बात समझो, आपने डेटा को उधारी में सेल किया, फाइनेंशियल में क्या एंट्री पास करते हो? डेटा अकाउंट डेबिट टू सेल। लेकिन अब कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या करोगे? CLC अकाउंट डेबिट टू सेल, ये एंट्री पास करोगे। आप अपने आउटसाइडर का नाम यूज नहीं करोगे, उसकी जगह पे CLC पुट कर दोगे, ठीक है। फिर आपने मान लो क्रेडिटर से परचेज किया, क्रेडिटर से गुड्स परचेज किया, तो यहाँ पे क्या होता है? परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में होता था, 11th क्लास से जानते हो। लेकिन अब क्या होगा यहाँ पे? परचेज अकाउंट डेबिट टू CLC। आउटसाइडर वर्ड हमको यूज नहीं, क्रेडिटर इज एन आउटसाइडर, उसकी जगह आपको CLC यूज करना है, ठीक है। आपने सैलरी का पेमेंट किया, सैलरी का पेमेंट किया, यहाँ पे क्या होता है? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। यहाँ पे क्या करोगे? सैलरी अकाउंट डेबिट टू CLC। कैश भी आउट, क्योंकि देखो आप बोलोगे सर कैश तो इंटरनल है, क्या जेब में पड़ा गया था इंटरनल? अरे कैश का लेन देन आप किससे करते हो? आउटसाइडर से करते हो। मैं कभी ऐसा करूंगा कि अमित सर से कैश लेके वर्धमान सर को दे दिया, ऐसा वो फी बोलो अलग चीज हो गई ना, अलग हटाओ उसको। तो कैश अपना क्या है? आउटसाइडर से ही तो लेन देन होता है ना। सैलरी अपन किसको दे रहे हैं? आउटसाइडर, एम्प्लॉई को, एम्प्लॉई इज आल्सो आउटसाइडर, तो उसकी जगह भी CLC। समझ आ गया है? इसकी वैल्यू जैसे कि ये सेल होगा, हाँ। ये भी कॉस्ट में थोड़ा नहीं, वो सेल प्राइस क्या दिखाएगी? अच्छा इतना नोट करो, इतना सब लोग किए क्या? मेन सबसे हेडिंग। हाँ देखो, दो टाइप का सिस्टम होता है, इंटीग्रेटेड और नॉन इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड में क्या होता है? मैं फाइनेंशियल और कॉस्ट का साथ में एंट्री पास करता हूँ मिला के, और नॉन इंटीग्रेटेड हम अभी सीख रहे हैं, पहले इंटीग्रेटेड फिर खुद बना लोगे। अभी हम नॉन इंटीग्रेटेड में है, तो इसमें क्या होता है? फाइनेंशियल का अकाउंटिंग अलग होता है, कॉस्ट का अकाउंटिंग अलग होता है। जिसमें हमने अब क्या सीखा? फाइनेंशियल किस किस को रिकॉर्ड करता है, कौन से टाइप? एक्सटर्नल को, है ना। ये सब याद करते चलो फटाफट। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम क्या दिखाते हैं? जितना भी एक्सटर्नल से लेन देन होता है, डेटा और क्रेडिटर से होता है। तो फिर कॉस्ट में उसको कैसे दिखाएंगे? वो तो इंटरनल को करता है। फिर उसको एक्सटर्नल दिखाओगे क्या? एक्सटर्नल वाले को डेटा और क्रेडिटर लिखोगे क्या? नहीं लिखोगे। क्या करोगे? उसकी जगह पर आप CLC पुट करोगे, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट या फिर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। दोनों में से कोई भी नाम आप यूज कर सकते हो। ये चीज समझ आ गया? ठीक है ईश्वर, समझ आ गया कि एकदम फास्ट है? ठीक है, पक्का होगा तो बता देना, फिर से बता देंगे। ठीक है, नॉन इंटीग्रेटेड अपना हो गया, मतलब हुआ नहीं अभी, चालू हुआ है, बेसिक क्लियर हो गया। हाँ भाई, हम जहाँ पर भी एक्सटर्नल दिखेगा उसकी जगह तीन ही तो है, खाली तीन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। डेटा, क्रेडिटर, कैश, बस मेन चीज़ तो यही होता है ना। डेटा को सेल करते हैं, क्रेडिटर से परचेज करते हैं, और फिर कैश में लेन देन होता है, उन्हीं लोगों से होता है। तो उसकी जगह में आपको CLC वर्ड इस्तेमाल करना है, CLC या GLA। ठीक है इतना? हाँ, चाहो तो एंट्री भी लिख लो, ये तीन अलग अलग एग्जाम्पल है इसके, है ना। मेन चीज़ तो अब चालू होगी। सारी एंट्री देखनी है ना, ये तो 3 एग्जाम्पल था बस। 30 एंट्री हो सकती है ना, बहुत सारी होगी ना एंट्री, ट्रांजेक्शन तो बहुत सारे होते हैं। मटेरियल को परचेस किए, अच्छा मटेरियल से क्या बनता है? नहीं, WIP। मटेरियल से WIP बनता है, WIP से फिनिश गुड्स बनता है। तो फिनिश गुड्स भी अलग अलग स्टेजेस से होकर गुजरता है। इंटरनली उसको पहले क्वालिटी चेक करोगे, फिर वो आगे जाएगा,
ठीक है, फिर पैकिंग होगा उसका, फिर वो आगे जाएगा, फिर उसका लेबल एमआरपी लिखेंगे, एक्सपायरी डेट लगाएंगे, फिर वो आगे जाए, ऐसे अलग अलग स्टेजेस होता है और अंदर ही अंदर होता है इंटरनल, तो उसको आपको कॉस्ट अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करना है ना। फाइनेंशियल में ये सब नहीं करते थे, फाइनेंशियल में इसकी एंट्री पास करते थे क्या कि WIP बन गया, रॉ मटेरियल से WIP बन गया, एंट्री पास करो, नहीं करते थे। WIP से फिनिश गुड्स बन गया, नहीं करते थे, ठीक है। फिनिश गुड्स का पैकिंग हो रहा है, उसकी एंट्री करते थे क्या फाइनेंशियल में, नहीं करते थे, अब करेंगे कॉस्ट में करेंगे इंटरनल। इतना समझ आया, ठीक है, आगे बढ़े। तो अब पेन कॉपी छोड़ देना, अब पूरा एक बार, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ बने, क्योंकि अभी बनाओगे तो जगह कम पड़ जाएगी, बहुत बड़ा फ्लो चार्ट बनेगा, उसी में उनका पूरा नॉन इंटीग्रेटेड खत्म हो जाएगा। चलो देखो ध्यान से, सबसे एक बुक दो तो, क्योंकि आप लोग का कोई नाम अलग यूज करता है। चीज वही है, नाम अलग अलग यूज किया जाता है, स्टोर यूज करता है सीए वाला, वेयर स्टोर वेयर हाउस एक ही होता है ना, आपका स्टोर यूज करता है, वो वेयर हाउस यूज करते हैं सीए वाले। तो देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, माल तो परचेस करोगे, माल परचेस करके कहाँ पे लाओगे, कहाँ रखोगे उसको, स्टोर में रखोगे। हाँ, सबसे पहले आपने माल परचेस किया तो वो कहाँ पे आएगा, स्टोर में आएगा, ठीक है। स्टोर में वो माल आ गया, मतलब रॉ मटेरियल आ गया, यहाँ पे मैं ऊपर ब्रैकेट में लिखूंगा रॉ मटेरियल आ गया, कहाँ पे, स्टोर पे आ गया, ठीक है। रॉ मटेरियल आ गया कहाँ पर, स्टोर पर। स्टोर में मटेरियल आ गया, अब उस मटेरियल से मैं क्या करूंगा, उसको उठा के क्या करूंगा, बनाऊंगा। तो जब तक प्रोडक्शन चल रहा है, प्रोडक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, प्रोडक्शन चालू हो गया है लेकिन खत्म नहीं हुआ है, तब तक मैं उसको क्या बोलता हूँ, WIP, फुल फॉर्म वर्क इन प्रोग्रेस, वो कहता हूँ ना। तो मतलब उसका अलग अकाउंट ओपन होगा, WIP, इस अकाउंट बताते जाओ, स्टोर अकाउंट ओपन करोगे, इसमें तो कैश अकाउंट, डेटा अकाउंट, तो मतलब ये इंटरनली देखा जा रहा है। सबसे पहले अकाउंट मैंने बताया स्टोर अकाउंट ओपन, हाँ इसका लेजर बनेगा, स्टोर अकाउंट ओपन होगा, स्टोर से फिर जो माल बन के आगे जाएगा उसको मैं WIP अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा। जैसे WIP का काम खत्म हो जाएगा, वो क्या बन जाएगा, फिनिश गुड्स बन जाएगा, उसको मैं वहां ट्रांसफर कर दूंगा। अभी FG लिख दे रहा हूँ, समझ जाओगे, FG फिनिश गुड्स अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। तो ये तो हो गया मटेरियल की चीज, ठीक है। मटेरियल का हमने पूरा जर्नी देख लिया, या क्योंकि इसको और आगे तक लेके जाते हैं, पूरा इसी में कंप्लीट कर देते हैं अभी से। फिनिश गुड्स बन गया, ठीक है। याद करो कॉस्ट शीट याद है, इसमें फाउंडेशन में भी था। कॉस्ट शीट में आप लोग मेरे को बताओ, जब आप लोग फिनिश गुड्स का ओपनिंग क्लोजिंग ऐड करते हो, याद करो ओपनिंग फिनिश गुड्स को ऐड किया जाता है, क्लोजिंग फिनिश गुड्स को माइनस किया जाता है, किसमें, नहीं, हाँ सवाल ढंग से सुनो ना। ऐड के लेस करने से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है, लेकिन मैंने सवाल क्या पूछा, ओपनिंग फिनिश गुड्स ऐड क्लोजिंग लेस किस में करते हो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में करते हो, ठीक है। मैंने कर दिया भाई, फिनिश गुड्स आया ना, मतलब मैंने ओपनिंग क्लोजिंग का एडजस्टमेंट कर दिया। हाँ, वो करने से फिर आगे क्या आ जाता है, कॉस्ट, मतलब इसका मतलब कॉस्ट ऑफ, इसको मेरे को रुक जाओ, ऐसे बनाना चाहिए साथ में, नीचे नहीं करना, साथ में देखो, इसलिए बोला पहले मेरे को बना लेने दो, इसको लाइन में रखते हैं, स्ट्रेट लाइन में रखते हैं, हाँ ऐसा, थोड़ा इधर कर देते हैं। हाँ, फिनिश गुड्स का एडजस्टमेंट मैंने कर दिया, ऐड कर दिया ओपनिंग फिनिश गुड्स, लेस कर दिया क्लोजिंग फिनिश गुड्स, तो क्या आ जाता है, उसको मैं हल्का ऐसे नीचे बनाऊंगा, हाँ COGS, गुड का ठुक के बोलो, बोला कौन आ गया इधर, देख रहा हूँ। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में उसको ट्रांसफर किया जाता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद अगला हेड क्या होता है कॉस्ट शीट का, नहीं हेड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चौथा हेड होता है, उसके बाद पांचवा हेड कौन सा आ जाता है, कॉस्ट ऑफ सेल आ जाता है। हाँ, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को जोड़ते हैं तो क्या आ जाता है, उसका कॉस्ट ऑफ सेल में ट्रांसफर कर दोगे, ऐसे स्टेप बाय स्टेप, स्टोर से WIP से फिनिश गुड्स से COGS से COS, ये का आपका सीक्वेंस है, ठीक है। अच्छा, इसमें सबसे बेसिक आपको क्या याद रखना है पता है, एक ही चीज याद रखना, सबसे आसान चीज, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या बोलता है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। तो रियल अकाउंट क्या बोलता है, उसका नियम क्या है, किसको डेबिट किसको, बस वही करना है। अगर माल स्टोर से WIP में गया, क्या एंट्री पास करोगे, हाँ, स्टोर से माल उठ के WIP में गया, WIP to store, माल कहाँ पे आ रहा है,
WIP में आ रहा है तो डेबिट कर दो, डेबिट व्हाट कम्स इन ना, इट इज कमिंग इन WIP, तो ठीक है उसको WIP को आप डेबिट कर दो। और गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट कहाँ से होगा, स्टोर को क्रेडिट कर दो, ये आपकी एंट्री। ऐसे आपको बनाना है, हर एंट्री ऐसी बनेगी। बताओ यहाँ से यहाँ क्या एंट्री होगा, आगे आगे, बस सीख गए। ठीक है, अभी और डिटेल बाकी, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो आधा भी नहीं हुआ है, देखते जाओ। ठीक है, अच्छा एक और थोड़ा थोड़ा चीज लिखते जाता हूँ। स्टोर में रॉ मटेरियल लिखा हूँ, WIP में क्या होता है, मतलब फैक्ट्री में क्या होता है भाई, प्रोडक्शन होता है ना। हाँ यहाँ पे फैक्ट्री भी लिख देता हूँ। WIP, उसको WIP कब तक कहोगे, इस चीज को WIP कब कहोगे, जब तक वो फैक्ट्री में है, जब तक उसका फैक्ट्री में प्रोडक्शन चल रहा है। मतलब इस समय आपको की पॉइंट क्वेश्चन में इस नाम से देगा, WIP नहीं बोलेगा, वो बोलेगा फैक्ट्री में माल बन रहा है, ऐसा इंग्लिश में लिखेगा, माल फैक्ट्री पहुंच गया, मतलब WIP में पहुंच गया। एंट्री आपको वो वाली बात बोलेगा, प्रोडक्शन चालू हो गया, तो मतलब WIP है ना वो, ऐसा क्वेश्चन बताता है। ठीक है, और बोलेगा, अच्छा देखो ध्यान से सुनना, क्या डिफरेंस है प्रोडक्शन और प्रोड्यूस्ड में। प्रोडक्शन प्रोड्यूस्ड दोनों में क्या अंतर है, बस उसी नाम से देगा। अगर प्रोडक्शन बोला मतलब प्रोसेस में है तो WIP है, इसका ये हिंट देगा आपको, डायरेक्ट नहीं बताएगा क्वेश्चन में। अच्छा प्रोड्यूस्ड बोल दिया, देखो पास्ट टेंस है, ED मतलब ये पास्ट टेंस है ना, मतलब प्रोड्यूस हो चुका है, तो वो क्या बन गया है, फिनिश गुड्स बन गया है। ठीक है, तो उसके बाद बोलेगा सोल्ड, ये सब में की पॉइंट से क्वेश्चन बोलेगा फिनिश्ड गुड्स सोल्ड, ऐसा क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन में लिखा रहेगा बस 3 शब्द, फिनिश्ड गुड्स सोल्ड। तो आप लोग क्या सोचोगे, वो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल वाला सोच लोगे, कैश की जगह CLC डालोगे, CLC टू सेल नहीं, फिनिश्ड गुड्स सोल्ड है, मतलब पहले उसको आपने क्या किया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ट्रांसफर किया। सेल अलग, सेल को ले ऐसा लिखा रहेगा, जो वो होगा ना कैश अकाउंट डेबिट टू सेल वाला होगा, वो सेल वर्ड दिया रहेगा। लेकिन जब ये बोलेगा, हम सीखेंगे ना धीरे धीरे प्रैक्टिस से, अभी टेंशन मत लो। फिनिश्ड गुड्स सोल्ड बोलेगा, मतलब क्या होगा, फिनिश्ड गुड्स से आप ट्रांसफर कर दो किसमें, COGS में, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिनिश्ड गुड्स हैज बीन ट्रांसफर्ड टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वो मतलब एंट्री ये वाली होगी, COGS अकाउंट डेबिट टू FG, ये एंट्री होगी, है ना। वो आप लोग को धीरे धीरे सीखना है। ठीक है, मैंने की पॉइंट लिख दिया है। अगर मटेरियल से रिलेटेड कुछ भी बोलेगा मतलब स्टोर, फैक्ट्री या प्रोडक्शन से रिलेटेड बोलेगा तो WIP, प्रोड्यूस्ड बोलेगा तो FG, फिनिश्ड गुड्स सोल्ड बोलेगा तो COGS, है ना। वो सेल मत मान देना कि सेल हो गया, सेल होगा तो उसके सेल ही लिखा, एक सिंगल वर्ड लिखा रहेगा सेल, और कुछ नहीं लिखा रहेगा। ठीक है, इतना समझ आया। तो ये तो पूरी जर्नी हमने किसकी सीखी, मटेरियल की। मटेरियल का पूरा हो गया, मटेरियल से वो WIP, फिनिश्ड गुड्स, फिर आगे आगे वो सेल हो गया। मटेरियल के अलावा भी तो बहुत सारी चीज़ें लगती है। दूसरा बताओ, कॉस्ट शीट आप लोग जानते हो, मटेरियल के बाद क्या आता है, लेबर आता है। लेबर को भी तो पैसा दोगे, तो मैं वेजेस लिख देता हूँ, लेबर को जो पैसा देते उसको क्या कहते हैं, वेजेस। वेजेस का अलग अकाउंट ओपन होगा। ठीक है, वेजेस के बाद क्या लगता है, कौन सा एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, कॉस्ट शीट के हिसाब से सबसे पहले आता है डायरेक्ट मटेरियल, फिर आता है डायरेक्ट मटेरियल का पूरा वो हो गया वेजेस। वेजेस का इसके आगे बताऊंगा क्या होगा, वेजेस का भी एक ही डब्बा बनाया हूँ, वेजेस, है ना। वेजेस हो गया, और कॉस्ट शीट के हिसाब से इसके बाद क्या आता है, डायरेक्ट एक्सपेंस आता है, मैं मानता हूँ आता है। लेकिन इस चैप्टर में डायरेक्ट एक्सपेंस के नाम का कोई चीज़ नहीं दिया होता है, बिल्कुल भी नहीं दिया होता है, तो हम क्यों सोचे उसको। आ गया डायरेक्ट एक्सपेंस के आ गया, पॉइंट कॉस्ट आ गया। अब क्या करते हैं, जितने भी ओवरहेड है, हाँ अभी मैं ओवरहेड बोल दूंगा। हाँ, ओवरहेड भी 3 टाइप का होता है, चलो देखते हैं। ईश्वर गैस करो क्या क्या 3 टाइप का ओवरहेड नाम, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, ठीक है। और तीसरा प्रोडक्शन। प्रोडक्शन, बहुत बढ़िया। ये 3 टाइप के ओवरहेड होते हैं। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूँगा, सिर्फ ओवरहेड लिखूंगा। ठीक है, बताता हूँ उसका क्या होगा। अभी ओवरहेड लिखे, ठीक, ओवरहेड मैंने लिख दिया, उसका भी तो पेमेंट करोगे ना। ठीक है, फिर अभी यहाँ से भी 3 जगह वो स्प्लिट होगा, फैक्ट्री वाला अलग जगह जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन वाला अलग जाएगा, सेलिंग वाला अलग जाएगा, और 3 अभी ऐसे 3 रास्ते इसमें से निकाले जाएंगे, तो वो करेंगे अभी डिटेल, मेन तो अब चालू होगा। ठीक है, इतना समझ आया, देखो बढ़िया सा वो फ्लो चार्ट बनते जा रहा है। अच्छा चलो, अब मेन चीज़ अब चालू कर रहा हूँ मैं।
सबसे पहले आपने मटेरियल परचेस किया, क्या एंट्री पास करोगे? कॉस्ट अकाउंटिंग के हिसाब से ऑब्वियसली मटेरियल आपने परचेस किया, क्या एंट्री पास कर, मतलब स्टोर अकाउंट। आगे अगर आप माल परचेस कर रहे हो तो स्टोर में माल आएगा कि स्टोर से जाएगा? स्टोर में माल आएगा, तो रियल अकाउंट क्या बोलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन। भाई स्टोर में माल आया है तो स्टोर्स विल, ऐसा हटाओ, स्टोर विल बी डेबिटेड, क्रेडिट क्या होगा? हाँ अच्छा, क्रेडिट में परचेस करोगे तो CLC, कैश में परचेस करोगे तो भी CLC, क्योंकि मैंने ऊपर क्या बताया, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, चाहे डेटर हो, चाहे क्रेडिटर हो, चाहे कैश हो, इसका मतलब आप उधारी में परचेस करो या कैश में परचेस करो। उधारी में परचेस करोगे तो क्रेडिटर, आप 2 लिखते हो एंट्री में, 11th में 2 क्रेडिटर लिखते हो, लेकिन कैश में किया तो 2 कैश लिखते हो। लेकिन मैंने क्या सिखाया, दोनों की जगह पे, चाहे क्रेडिटर हो चाहे कैश हो, दोनों की जगह पे आप क्या यूज करोगे? CLC ही यूज करोगे या GLA, जो आप यूज करना चाहो। ठीक है, तो अब देखो मेन में मैं क्या करूंगा, सबसे यहाँ पे मेन, इसलिए जगह छोड़ा हुआ यहाँ पे, और मैं इसको थोड़ा बोल्ड लाइन, थोड़ा मोटे लाइन में बनाऊंगा, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही है पूरे चैप्टर की जान। CLC तो थोड़ा ऐसा हो गया, यहाँ से बनाते हैं, इतना काफ़ी है। CLC सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है, पूरा डायरेक्ट खींच के बनाया हूँ, है ना। तो और देखो तीनों में बनाया हुआ, ऐसे तीनों आप लोग पूरा कॉपी पेस्ट ऐसे ही बनाना, तो कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलो एंट्री बताते जाओ, चलो मैं इसमें पूछते जाता हूँ ना क्वेश्चन, नॉन इंक्लूडेड है हमारे पास। अच्छा, कॉस्ट बुक कीपिंग है चैप्टर का नाम, वही एक ही बात हुआ। चलो सबसे पहले जैसे मैंने पूछा, फिर से पूछ रहा हूँ, क्रेडिट परचेस ऑफ मटेरियल, उधारी में परचेस क्यों मटेरियल, या ठीक है आप लोग बता दूंगा तो फिर देख के जवाब दोगे, गैस करके जाओ। हाँ ठीक है, पहला सही है, मतलब एरो में ऐसा बनाऊंगा, है ना। CLC से क्या होगा, CLC का जो कैश की जगह क्या यूज करो, CLC का ना, CLC का जो कैश है वो चला जाएगा और स्टोर में माल आ जाएगा, इसलिए स्टोर को आपने डेबिट किया तो CLC को आपने क्रेडिट कर दिया। ठीक है, कैश परचेस ऑफ मटेरियल वही होगा, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, चाहे भाई क्रेडिट परचेस हो या कैश परचेस हो, दोनों में अपना यही एंट्री होगा, स्टोर अकाउंट डेबिट टू CLC। ठीक है, आगे परचेस ऑफ मटेरियल फॉर स्पेशल यूज, मतलब ये डेली यूज वाला मटेरियल नहीं है, आपने एक स्पेशल मटेरियल परचेस किया है किसी स्पेशल जॉब के लिए। जॉब मतलब क्या होता है, नौकरी नहीं होता, जॉब मतलब क्या होता है, वर्क ऑर्डर, है ना। जैसे मान लो, जैसे देखो मैं क्या क्या पढ़ाता हूँ, CA में पढ़ा लिया, 11 12 BCom पढ़ा दिया, अब एक अलग से बंदा आता है MBA पढ़ा दो, सब्जेक्ट तो उसमें भी है भाई, कॉस्ट भी है उसमें, FM भी है उसमें, होता है MBA में पढ़ाया। तो MBA का एक ही बंदा आया, बोला मेरे को क्या मतलब FM पढ़ा दो, तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, स्पेशल अलग से क्लास, ऑब्वियसली एक बंदा है ना, मैंने किया है, अलग से उसके लिए आप लोगों के साथ थोड़ी बिठाऊंगा, उसके लिए स्पेशल अलग से क्लास, वो अकेला बंदा आया था, अकेला क्लास, उसका बुक भी अलग था, भले लॉजिक सेम है, FM तो वही होगा ना, बुक अलग था। मतलब आप क्या कर रहे हो, वैसे एग्जांपल बताया, आपने क्या किया, स्पेशल मटेरियल परचेज किया एक स्पेशल वर्क ऑर्डर के लिए, आपको एक ऐसा वर्क ऑर्डर मिला है जो कभी नहीं मिलता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मेरा आईफोन का फैक्ट्री है, मैं आईफोन बनाता हूँ, ठीक है। अब आईफोन किससे बनता है, मतलब मेटल से बनेगा ना, वो कुछ मेटल लगाता है, बैग का प्लास्टिक में कुछ तो होगा ना। प्राची थोड़ी बड़ी आदमी बन गई है और बोली कि मेरे को आईफोन बनवाना है गोल्ड का और उसमें हीरा भी लगा होना चाहिए, तो मैं नॉर्मली बनाता हूँ कि गोल्ड का आईफोन नहीं, मैं तो मेटल का बनाता हूँ, ब्लू कलर, ब्लैक कलर, पिंक कलर, तो लेकिन वो बोलती है नहीं मेरे को गोल्ड का बनवाना है और उसमें डायमंड भी होना चाहिए, तो गोल्ड और डायमंड मेरे को लाना पड़ेगा, ठीक है, पैसा मैं उसी से लूंगा, लेकिन मेरे को क्या करना पड़ेगा, स्पेशल मटेरियल अलग से परचेस करके लाना पड़ेगा, स्पेशल एक पर्टिकुलर वर्क ऑर्डर के लिए। बस सारे कस्टमर नहीं आते, एक कस्टमर आया है स्पेशल, उसने ऑर्डर दिया है, पैसा तो उसी वही देगा ना भाई, तो मैं लूंगा उससे 10 करोड़ लूंगा पैसा उससे, हीरा वो सब चढ़ा हुआ है उसमें। तो क्वेश्चन ये है आपका, परचेस ऑफ स्पेशल मटेरियल फॉर स्पेशल जॉब क्या हो गया, टू CLC क्रेडिट क्यों हुआ, कैश गया, हाँ, लेकिन आपने डेबिट क्या बोले नहीं, परचेस तुमको यहाँ पे यूज नहीं करते, हाँ नहीं, एक बात सुनो, नहीं स्पेशल मटेरियल आगे नहीं,
अब चलो मैं समझ गया, नहीं बता पाओगे मैं बता रहा हूँ। CLC तो बनता है। तो स्टोरी होगा अरे समझो। अच्छा वो मटेरियल है वो फिनिश गुड बन गया। मटेरियल का फिनिश गुड बना। सुनो सुनो सुनो, आईफोन बनाने के लिए नॉर्मल मटेरियल क्या लगता था मेरे पास? मेटल लगता था, लोहा स्टील जो भी मान लो मेटल लगता था, तो उसको मैं कहाँ रखता था? स्टोर में। भाई गोल्ड लाइम गोल्ड और डायमंड, उसको भी उसी स्टोर में रख दूंगा क्या? नहीं। मैं क्या करूंगा, स्पेशल चीज है, उससे मैं जैसे ही मंगाया 1 सेकंड के अंदर तुरंत उसका प्रोडक्शन करना चालू कर दूंगा। मैं उसको रखूंगा नहीं, चोरी होने का डर रहेगा। सोना हीरा है, लेबर लोग उठा के भाग जाएंगे, क्या पता चलेगा। तो जैसे ही मैंने स्पेशल मटेरियल लाया है, मैं उसको स्टोर में रखूंगा ही नहीं। मैं क्यों उसको स्टोर करूं? स्पेशल ऑर्डर आया है, चालू करो उसको बनाना, चालू करो बनाना, WIP में जाएगा। बनाना चालू हो करो, 1 सेकंड आया, बनाना चालू करो, WIP में जाएगा। भारत में कैसा है ये? हाँ मतलब एक कदम सीधा आ गया। आप उसको स्टोर में रखोगे ही नहीं, वहां पे वो आएगा ही नहीं। स्टोर वालों को पता भी नहीं चलेगा कि आपने गोल्ड और डायमंड लिया है, क्योंकि जैसे आप परचेस करोगे सीधा उसको फैक्ट्री में डाल दोगे, जहाँ भी मशीन में ये गोल्ड उसको पिघला के सीधा वो आईफोन बन जाएगा उसका। तो मतलब हाँ ये क्या है? स्पेशल मटेरियल है, स्पेशल मटेरियल फॉर स्पेशल जॉब। उसको आप स्टोर में नहीं रखोगे, सीधा उसको फैक्ट्री में लेके जाओगे, चलो भाई इसका प्रोडक्शन चालू किया जाए। प्रोडक्शन से रिलेटेड क्या है? WIP में जाएगा, ठीक है? WIP to CLC, समझ आया? ठीक है, आगे बुक में सब दिया हुआ है, आप लोग देख लोगे। आगे परचेस ऑफ मटेरियल, फिर से अभी मटेरियल ही चलेगा, पूरा थोड़ा और है 2-3 थोड़ा। परचेस ऑफ मटेरियल फॉर रिपेयर, तो भी प्रोडक्शन में जाएगा। गलत। स्टोर में जाएगा। आप कॉस्ट शीट भूल गए। अच्छा। कॉस्ट शीट का क्वेश्चन आपको बनाने दिया गया है, आपको कॉस्ट शीट बनाना है, चैप्टर जो हम लोग पढ़े थे। रिपेयर बोले ना? हाँ फिनिश गुड में जाएगा। गलत। क्यों? अरे यार फिनिश गुड। पागल आदमी, कॉस्ट शीट में रिपेयर को कहाँ दिखाते हो? रिपेयर फैक्ट्री में है। लेकिन मैंने तो ओवरहेड बनाया है। हाँ तो चलो इसका अलग अलग खींच देते हैं, अभी आप खींच लेते हैं इसका अलग अलग। सर रॉ मटेरियल ना रिपेयर फिनिश गुड से रिपेयर होता है। पागल है क्या भाई? आईफोन खराब हुआ, मेरे को रिपेयर करना है, कितना पागल। आईफोन मेरे को, आईफोन जो बना रहा था वो खराब हो गया, अब मेरे को उसको रिपेयर करना है, ठीक है? तो अब मैं स्क्रू ड्राइवर लाऊंगा, फैक्ट्री ओवरहेड मतलब टूल्स बोलोगे ना उसको, स्क्रू ड्राइवर पेचकस क्या है? टूल्स है। तो फैक्ट्री ओवरहेड में दिखाओगे उसको, कुछ भी लग सकता है ना, जैसे मान लो और क्या ले सकते हैं अपन, जैसे कुछ नहीं होता, कुछ भी एग्जांपल अपने मन से बता रहा हूँ। मान लो आईफोन के अंदर कुछ लिक्विड कुछ भी जैसे डलता हो, अपने मन से बता रहा हूँ, तो वो लिक्विड आप खरीद के लाओगे रिपेयर करने के लिए। ऐसा नहीं कि लिक्विड उसके अंदर रहेगा जिंदगी भर, रिपेयर साफ सफाई करने के लिए, कुछ करने के लिए मैं वो मटेरियल लेके आया हूँ रिपेयर करने के लिए। रिपेयर क्या होता है? कॉस्ट शीट का ही लॉजिक लगाओ ना। तो रिपेयर को आप कहाँ दिखाते हो? फैक्ट्री ओवरहेड में, ठीक? कुछ भी मटेरियल हो सकता है रिपेयर, ऐसे हवा से थोड़ी रिपेयर हो गया, ऐसा थोड़ी होता है। कुछ मटेरियल लाओगे ना ठीक है? तो देखो 3 ओवरहेड में इसमें से निकाल लेता हूँ। पहला होता है फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है? OH लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में, आपको फुल फॉर्म लिखना है एग्जाम में। फिर इसी में से मैं दूसरा निकाल लेता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, अभी थोड़ा जगह के देखते हुए कम बनाते हैं। और फिर तीसरा भी इसमें से निकाल लेता हूँ, कौन सा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ठीक है? तो अगर फिर से क्वेश्चन, आप क्या कर रहे हो? परचेस ऑफ मटेरियल फॉर रिपेयर, मटेरियल खरीद रहे हो ताकि वो दूसरे आप किसी चीज का रिपेयर कर सको। तो रिपेयर कहाँ पे आता है? फैक्ट्री ओवरहेड में आता है, फैक्ट्री ओवरहेड में आता है। लो हो गई एंट्री, क्या होगी? बस, ठीक है? अगला मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर, मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर। हाँ देखो एगो कैसे जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा ना। अच्छा सप्लायर को मैं क्रेडिटर बोल सकता हूँ। तो अगर मैं फाइनेंशियल, अगर मैं 11th में होता, परचेस रिटर्न का वो परचेस रिटर्न कहना चाह रहा है। परचेस रिटर्न की एंट्री क्या होती है? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट हो जाए। क्रेडिटर तो क्रेडिट होता है, खत्म क्यों करना? क्योंकि माल वापस दे गए हो। और आप पर्सनल अकाउंट भी लगा सकते हो। क्रेडिटर किस में आता है? पर्सनल अकाउंट में आता है। पर्सनल अकाउंट बोलता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर।
तो अगर मैं क्रेडिटर को माल वापस दे रहा हूँ, मेरे को माल पसंद नहीं आया, मैंने परचेस किया था लेकिन अब पसंद नहीं आया या कुछ भी रीजन, मैंने उसको वापस कर दिया, तो क्रेडिटर क्या बन जाएगा? रिसीवर, इसलिए हो गया डेबिट। और क्योंकि परचेस डेबिट होता है तो इसलिए परचेस रिटर्न क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, अब क्रेडिटर की जगह पे हम लोग क्या यूज करते हैं यहाँ पे? CLC। और परचेस की जगह पे हम अभी से क्या परचेस कर रहे थे तो कहाँ डाल रहे थे? तो स्टोर से ही चले जा, स्टोर रिटर्न नहीं लिखोगे, खाली स्टोर लिखोगे। स्टोर में आया तो स्टोर डेबिट, स्टोर से गया तो स्टोर क्रेडिट, रिटर्न वर्ड आपको यूज करना ही नहीं है। CLC टू स्टोर, ये एंट्री होगी हमारी। देखो एरो मैंने बना दिया है, जहाँ रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, तो देखो CLC में आ रहा है चीज़ तो वो डेबिट होगा, स्टोर से जाएगा तो वो क्रेडिट हो जाएगा। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मटेरियल रिटर्न, एरो बना दिया। अब यहाँ पे आप लोग ऐसे थोड़ा सा लिखना अपने हिसाब से कि भाई आपने क्या किया है, मटेरियल को रिटर्न किया है, तभी ये वाला एरो बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पे लिख दूंगा मैं, टेढ़ा कैसे लिखूंगा, क्या लिखना था? मटेरियल परचेज फॉर रिपेयर। ठीक, और भी आएगा अभी यहाँ पे 1 2 3 और आ सकता है, देखेंगे, आएगा, बिल्कुल आएगा। एक तो आएगा कंफर्म, मेरे को अभी से समझ गया, और आएगा, देखते हैं। चलो, मतलब फैक्ट्री को अगर तो CLC फिक्स से होगा, थोड़ी देर बाद होगा। देखो इतना हो गया, चलो आ गया। पेमेंट टू क्रेडिटर को पेमेंट किया, क्या एंट्री होगी? चलो हाँ, बोलो बोलो बोलो। अच्छा CLC डेबिट क्यों? अच्छा उस आगे ऐसा करो ना भाई, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या करते हो? क्रेडिटर को पेमेंट किया तो क्रेडिटर फिर से क्या बन गया? रिसीवर बन गया, और कैश आपके पास से गया इसलिए क्रेडिट। चलो, क्रेडिटर की जगह पे क्या यूज करते हो? CLC कैश की जगह पे CLC करोगे क्या ये एंट्री? फालतू टाइम पास है क्या? नो एंट्री, CLC टू CLC ये होता है क्या? उसी को डेबिट किया उसी को क्रेडिट, नो एंट्री। कारण ये इसकी वजह से नो एंट्री, क्योंकि CLC डेबिट हो गया, CLC क्रेडिट हो गया, होते ही अमाउंट से, क्यों मैं करूँ एंट्री? नहीं करूँगा, एक्सटर्नल वाला पार्टी का हुआ है ना। ठीक है, इतना समझ आया? तो अपना मटेरियल का पूरा खत्म भाई, मटेरियल खरीदे, पेमेंट हुआ, रिटर्न हुआ, स्पेशल मटेरियल खरीदे थे, WIP में गया, रिपेयर के लिए मटेरियल खरीदे थे, फैक्ट्री ओवरहेड में गया नीचे। ठीक है, मटेरियल का पूरा लॉजिक खत्म। अब आया क्लोजिंग स्टॉक की कोई एंट्री नहीं होती, क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा हुआ है आपके पास, उसकी एंट्री कभी नहीं होती, ना फाइनेंशियल में, ना कॉस्ट में, ना किसी में। हाँ चलो, अब आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में लिखा रहेगा इशू ऑफ मटेरियल टू फैक्ट्री, ये क्वेश्चन है, एंट्री बताओ। मटेरियल टू इशू ऑफ मटेरियल फैक्ट्री है ना, हाँ, क्योंकि अभी मैंने लिखा था, ये देखो, फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी चीज है, तो फैक्ट्री में कौन सा, ऐसे सोचो ना, फैक्ट्री में अकाउंट कौन सा बनेगा? WIP का बनेगा। फैक्ट्री में जा रहे हैं ना भाई, फैक्ट्री में अपन WIP अकाउंट बनाते हैं, मतलब वो क्या बोल रहा है, यहाँ से माल यहाँ गया है, इसका मतलब ये है इशू ऑफ मटेरियल। मटेरियल तो यहाँ पे आता है ना, मटेरियल स्टोर में यूज किया जाता है, तो मटेरियल्स को आपने क्या किया? फैक्ट्री में दे दिया, फैक्ट्री वाले को दे दिया, क्यों? ताकि उसे प्रोडक्शन कर पाए वो, है ना। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं इशू ऑफ मटेरियल। इशू जगह आप लोग मैनेज करके देखना, हर चीज को ऐसे नोट करना कोशिश करके, है ना। इशू ऑफ, इशू का मतलब ये होता है कि स्टोर से मटेरियल को उठा के फैक्ट्री में दिया जाए ताकि वो लोग प्रोड्यूस कर पाए, फिनिश गुड्स बना पाए। पहले WIP बनेगा फिर फिनिश गुड्स आगे बनेगा। अच्छा एक बात बताओ, मैंने फैक्ट्री वाले को माल दे दिया, देखो अभय जो है वो स्टोर का मैनेजर है, मैंने उसको स्टोर पे बिठा के रखा है, और अभिषेक फैक्ट्री का मैनेजर है, मैं उसको फैक्ट्री में बिठा के रखा हूँ। तो मैंने अभय को ऑर्डर दिया कि भाई तू स्टोर मैनेजर है ना, तो चल मटेरियल निकाल के अभिषेक को पहुंचा, तो उसने पहुंचा दिया। जितना मटेरियल अभिषेक मांगा था उतना मटेरियल उसने दे दिया। तो क्या अभिषेक वापस अभय को मटेरियल दे सकता है? मतलब फैक्ट्री से माल वापस स्टोर में आ सकता है क्या? क्यों आएगा? कारण बताओ। या तो ज्यादा मटेरियल दे दिए, है ना, या तो ऐसा मटेरियल खराब हो गया था, मतलब खराब मटेरियल आपने दिया था, मतलब अभिषेक बोला ये डैमेज है, ये नहीं चलेगा, वापस लो तुम स्टोर वाले, वापस लो, है ना। अच्छा क्रेडिटर को वापस दोगे क्या?
सुनो, नहीं सुनो सुनो, फैक्ट्री में जो अभिषेक जो है, क्या वो क्रेडिटर को वापस दे सकता है? नहीं दे सकता, नहीं दे सकता भाई। जिससे तुम लिए उसको दोगे ना भाई। आप बोलोगे कि हमें कौन सा अकाउंट ढंग से नहीं पढ़ा गए, मैं पढ़ा ही नहीं हूँ, वैसा बात है ना भाई। आप जिससे माल लिए हो उसी को दोगे ना। तो अभिषेक ने माल किससे लिया था? अभय से, मतलब जो स्टोर में है। मतलब अगर फैक्ट्री से माल वापस जाएगा तो वो स्टोर में ही जाएगा। हाँ, स्टोर वाला भी क्रेडिटर को दे सकता है, वो हम पहले देख चुके हैं। ये था ना क्रेडिटर को उसने वापस स्टोर वाले ने दिया था। ऐसे मतलब स्टेप बाय स्टेप होता है, डायरेक्ट आप नहीं दे सकते। हाँ तो देखो यहाँ क्वेश्चन में क्या लिखा रहेगा? रिटर्न ऑफ मटेरियल लिखा रहेगा, रिटर्न ऑफ मटेरियल टू स्टोर ऐसा लिखा रहेगा। आप लोग प्रैक्टिस से आप खुद समझ जाओगे। रिटर्न ऑफ मटेरियल टू स्टोर मतलब मटेरियल वापस जा रहा है, रिटर्न होगा स्टोर में वापस जा रहा है, मतलब वो डेबिट होगा। और कहाँ से जा रहा है? WIP से, तो वो क्रेडिट हो जाएगा। स्टोर अकाउंट डेबिट टू WIP एंट्री होगी, ठीक है। अच्छा, एक और चीज लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ध्यान से देखेंगे। मैंने यहाँ पे ये वाली लाइन क्या लिखी है? इशू ऑफ मटेरियल। थोड़ा सा इसको चेंज करूंगा, मैं लिखूंगा इशू ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। मेरे को बताओ डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल में क्या डिफरेंस होता है? ठीक है, आप अपने नाम से ही समझ गए। डायरेक्ट मटेरियल मतलब वो जो डायरेक्टली प्रोडक्शन में लगता है, तो वो WIP में जाएगा। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन बोल दिया इशू ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, तो किस में जाएगा? हमेशा फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा। डिपेंड करता है कौन सा हो, मतलब वो क्वेश्चन आपको मेंशन करेगा, ठीक है। ये चीज क्लियर था ईश्वर? जैसे देखो डायरेक्ट मतलब क्या होता है? जो भी चीज प्रोडक्शन में लगती है, जैसे ये बुक है या चलो ये टेबल है, इसको बनाने में डायरेक्टली कौन कौन सा मटेरियल यूज किया गया? लकड़ी है, लोहा है, खिला है, नीचे रबर लगा हुआ है, रबर का स्टैंड होता है, बस इतना ही है डायरेक्ट मटेरियल। चुप, इतना ही डायरेक्ट मटेरियल है। इनडायरेक्ट मटेरियल क्या क्या लगा होगा? इसको वो काटने के लिए आगे नहीं आती, बड़ी सी आगे लगी होगी, है ना। अच्छा, इसको पेंट लगा होगा, ये पॉलिश करते हैं इसको, वो इनडायरेक्ट है, अलग से लगाया जाता है उसको, है ना। जो आपको आंखों से दिख रहा है ना, आंखें हैं ना सबके पास, तो जो दिख रहा है वो डायरेक्ट है, जो नहीं दिख रहा है वो इनडायरेक्ट है। इसको मशीन से काटा गया होगा लकड़ी को, है ना, हथौड़े से खिला ठोका होगा। हथौड़ा क्या है? डायरेक्ट की इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट मटेरियल तो है क्योंकि वो देख सकते हैं, छू सकते, इनडायरेक्ट है ना। ये डिफरेंस होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का। अच्छा, ये चीज मैं आपको कल बताना भूल गया। अपना पुराना सारा लेक्चर रिकॉर्ड होता है, आपको ऐड कर दूंगा बैच में, ऐप है अपना, वो बता दूंगा, तो उसमें आप पुराना कोई भी देख सकते हो, मैं बताऊंगा और देख भी सकते हो। तो देखो डायरेक्ट मटेरियल होगा जो प्रोडक्शन में जाता है, तो उसको WIP में डालो। लेकिन जैसे ही मैंने बोला इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मतलब मन में क्या आता है? ओवरहेड। जहां वर्ड आया ना इनडायरेक्ट मतलब ओवरहेड में जाएगा। लेकिन कौन सा ओवरहेड डिपेंड करता है, वो क्वेश्चन में बताएगा, ठीक है। तो आप मेरे को एंट्री बताओ, एंट्री क्या होगी? मटेरियल को आपने डाला है, मतलब इनडायरेक्ट मटेरियल को आपने यूज किया है। ओवरहेड तो नहीं, स्टोर में बताओ। स्टोर से आ रहा है। हाँ, तो ओवरहेड में जा रहा है तो वो डेबिट। कहाँ से जा रहा है? स्टोर से आ रहा है, तो स्टोर क्रेडिट हो जाएगा, सिंपल। आपने ऐसी स्माइल क्यों दी? सब गलत हो रहा है। तो देखो एरो कैसा बनेगा? यहाँ से एक ही बनाते दोनों, 3 बनाऊंगा तीनों में, इन तीनों में बनाऊंगा, हौच पौच हो जाएगा, पूरा कचरा हो जाएगा। एक ही बना रहा हूँ, ओवरहेड में तो जाएगा, लेकिन कौन सा ओवरहेड वो क्वेश्चन पढ़ के खुद समझ जाओगे। फैक्ट्री ओवरहेड या एडमिन ओवरहेड, या मतलब एंट्री सीधा वही होगी। फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट टू स्टोर या एडमिन ओवरहेड डेबिट टू, देखो या मैं इसको मिटा दूं, क्या मिटा देते हैं। सिंगल ओवरहेड में आपको कोई अकाउंट नहीं खुलता। ओवरहेड खुलेगा तो इन तीनों के नाम से ही खुलेगा, या तो फैक्ट्री ओवरहेड, या तो एडमिन ओवरहेड, या तो सेलिंग ओवरहेड, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे, मैं स्टोर से अभी उसको सीधा फैक्ट्री ओवरहेड में लेके जा रहा हूँ। जाएगा तो यहाँ भी, लेकिन अभी पूरा हॉटस्पॉट हो जाएगा, अभी और बनना बाकी है, बहुत सारे एरो अभी बनेंगे, तो मैं इसको अभी हटा दे रहा हूँ। आप लोग को याद रखना कि वो किसी भी ओवरहेड में जा सकता है। तो मैंने यहाँ से यहाँ लेके गया और यहाँ पे लिख दूंगा ये एरो किस चीज़ का है। ये एरो आप कब डालोगे, एंट्री कब करोगे? जब क्वेश्चन में लिखा रहेगा इशू ऑफ कौन सा मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, तो वो ओवरहेड में जाएगा, डिपेंड करता है कौन सा। ठीक है, आगे ये हमने देख लिया। हाँ, लिख के बता रहा हूँ।
मटेरियल ट्रांसफर्ड, मटेरियल को हमने ट्रांसफर किया है फ्रॉम जॉब नंबर 15 टू जॉब नंबर 20। जॉब मतलब वही मैंने बताया वर्क ऑर्डर, अलग अलग वर्क ऑर्डर होता है ना, तो वर्क ऑर्डर नंबर 15 से उठा के मैंने वर्क ऑर्डर नंबर 20 में ट्रांसफर किया मटेरियल को, क्या एंट्री होगी? आगे पागल आदमी। जॉब नंबर 15 में मटेरियल पड़ा हुआ था, पहले से पड़ा हुआ था, मैंने उसको उठा के ट्रांसफर कर दिया जॉब नंबर 20 में, 15 से उठा के 20 में डाल दिया, क्या एंट्री होगी? है तो फैक्ट्री के अंदर ही ना। जॉब मतलब वर्क ऑर्डर होता है, वर्क ऑर्डर आप कहाँ पे एग्जीक्यूट करते हो, कहाँ पे उस वर्क ऑर्डर पे काम करते हो? फैक्ट्री के अंदर ही काम करते हो, चाहो तो कर लो WIP अकाउंट डेबिट टू WIP, वाह, तो उससे अच्छा नहीं करना, आपको नहीं करोगे तो मार्क्स कटेगा, नहीं करना है एंट्री, क्योंकि एक भाई दो क्या 20 जॉब करो, तुम 200 जॉब करो, 2000 जॉब करोगे कहाँ पर? फैक्ट्री के अंदर ही करोगे ना, तो फैक्ट्री के अंदर ही है वो माल, फैक्ट्री में पहुंच चुका था, नो एंट्री, डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर रहे हो, ऐसा कोई क्या बोलना चाहिए, एक स्टेज आगे नहीं बढ़े हो, स्टेज वही है, ऐसे स्टेज आगे कैसे बढ़ेंगे? जब स्टोर से WIP में जाएगा तो एक स्टेज बढ़ गए आगे, WIP से फिनिश गुड्स आगे बढ़ गए, फिनिश गुड्स से COGS आगे बढ़ गए, COG ऐसे आगे बढ़ते जा रहे हो, लेकिन यहाँ पे आगे थोड़ी बढ़ गए हो, फैक्ट्री के अंदर ही अंदर एक जगह से उठा के दूसरी जगह ले गए, है ना। इशिका का मतलब दो या इशिका और प्राची 2 लोग हैं, दोनों का मैं काम साथ में कर रहा हूँ, फैक्ट्री में दोनों का एक का आईफोन है, एक दूसरे का आईफोन है, साथ में बना रहा हूँ, अब बोले ये आईफोन में मटेरियल ज्यादा है वहां पे लगा दो, तो है तो फैक्ट्री के अंदर ही ना, तो उसकी कोई एंट्री नहीं होगी, फैक्ट्री के अंदर ही अंदर वो होता है, उतना अंदर की एंट्री करनी ही नहीं है भाई, ठीक है। ये काम का नहीं है। हाँ चलो, मटेरियल और WIP पूरा खत्म है, वेजेस पे आते हैं। क्वेश्चन है वेजेस पेड, 2 शब्द, वेजेस पेड, बताओ क्या होगा? पेड, अच्छा इसको मैं अपने मन से एक बार एग्जांपल लेके बताता हूँ, फिर से नीचे आओ, ध्यान से देखना। वेजेस भी 2 टाइप का होता है भाई, जो भी बताया वही डिफरेंस है, डायरेक्ट वेजेस और इनडायरेक्ट वेजेस। तो चलो पहले तो मेरे को पेमेंट की एंट्री बताओ। पेमेंट की एंट्री एक ही होगी, सेम मतलब सेम होगी, एक साथ होगी। मान के चलो क्वेश्चन में दिया हुआ है डायरेक्ट वेजेस पेड 100 रुपए, इनडायरेक्ट वेजेस पेड 200 रुपए। आप क्या करोगे? एक ही एंट्री, 2 बार थोड़ी लिखोगे, आप एक ही एंट्री लिखोगे, वेजेस टू CLC 300 रुपए से। अलग अलग दिया हुआ है क्वेश्चन में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बता दिया अलग अलग, तो क्या अलग एंट्री होती है? क्या नहीं होती, एक ही होती है एंट्री, अभी एक ही होगी। पेमेंट की एंट्री एक ही होगी, अभी बाद में अलग अलग होगा, बाद में उसका 2 हिस्सा होगा, 100 अलग जगह जाएगा और ये 200 अलग जगह जाएगा, लेकिन अभी तो पेमेंट कर रहे हो ना, पेमेंट की एक ही एंट्री होगी। तो मैं काम करता हूँ 2 लिखूँ ही क्यों, नहीं तो आप लोग भी 2 लिख दोगे, एक ही में करना है उसको। अगर ऐसे लिखूंगा पेमेंट की अगर एंट्री कर रहे हो तो एक ही एंट्री होगी भाई, वेजेस अकाउंट डेबिट टू CLC, कैश की जगह पे CLC यूज किया जाता है 300 रुपए से, ठीक है। तो मतलब एरो में कहाँ से कहाँ डालूंगा? देखो CLC से वेजेस की तरफ, तो हो गया ना वेजेस अकाउंट डेबिट टू CLC। ये कब करोगे? जब वेजेस आप पे करोगे, वेजेस पेड, तो वेजेस आ जाएगा डेबिट में, और एक्सपेंस होता है डेबिट, वेजेस डेबिट एक्सपेंस, और CLC का जो कैश है वो गया आपके साइड से क्रेडिट, ठीक है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, वेजेस एक चीज़ आप लोग बचपन में सीखे होगे, पर्सनल रियल नॉमिनल तो जानते ही हो। अब उसमें को ये बताओ कि पर्सनल रियल और नॉमिनल इन तीनों में से किसका ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस होता है और किसको पूरा क्लोज किया जाता है? कोई ना ओपनिंग बैलेंस होता है ना क्लोजिंग बैलेंस होता है। 3 अकाउंट आप लोग जानते हो, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल, ठीक है। ये 3 में क्या क्या आता है वो भी आप लोग जानते हो। इसमें नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, डेटा क्रेडिटर इसमें आएगा। रियल अकाउंट में आता है कैश, एसेट्स और गुड्स,
और नॉमिनल में क्या आता है? एक्सपेंस, लॉस, इनकम और गेन, ये सब आता है। अब तीनों में से बताओ, लाइन से करके चलो। पर्सनल अकाउंट में जितने भी चीजें आते हैं, डेटर, क्रेडिटर, उसका ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस होता है कि नहीं होता है? बैलेंस होता है, ठीक। रियल अकाउंट में आता है कैश, एसेट्स और गुड्स, होता है। नॉमिनल अकाउंट का इसका नहीं होता है। नॉमिनल अकाउंट को क्या कर दिया, जितना आपने पे किया है ना, जितना पैसा आपने पे किया है उतने से वेजेस को उतने से पूरे से क्लोज कर दिया जाएगा। मतलब ये 2 वेजेस हो जाएगा, समझो। वेजेस आपने डेबिट किया था क्योंकि एक्सपेंस है, लेकिन अब ये दिमाग लगाओ भाई, ये नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का कुछ भी बैलेंस नहीं होना चाहिए, होता ही नहीं है, क्योंकि हम उसको ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट में दिखा देते हैं 11th क्लास में, है ना। तो आपको क्या करना होता है, जितने भी नॉमिनल अकाउंट है आपको उसको पूरा क्लोज करना है। तो अगर कोई चीज डेबिट है तो उसको क्लोज करने के लिए क्या करोगे? क्रेडिट कर दोगे। सेम अमाउंट से कि अलग अमाउंट से? सेम करोगे, तभी तो। जितने 300 से डेबिट था 300 से बराबर की टक्कर है, तो दोनों। अगर आप गर्म पानी और ठंडा पानी मिलाओगे तो क्या बन जाएगा? नॉर्मल पानी बन जाएगा। गर्म का वो खत्म हो जाएगा, ठंडे का ठंडा खत्म, बीच का आ जाएगा ना, मतलब वो क्लोज हो जाएगा। दोनों का इफेक्ट एक दूसरे को काट देगा, है ना। लोहा लोहे को काटता है, काट दिया। तो हाँ, ये तो मैंने बता दिया, इसका बैलेंस नहीं होता, इसलिए मैंने इसको क्लोज कर दिया। वेजेस को मैंने क्लोज कर दिया। डेबिट क्या करूंगा? पीएनएल हम बाद में, हाँ कॉस्टिंग पीएल बनेगा लेकिन बाद में। हाँ क्या सीएलसी बोल रहे पागल, कैश वापस आ जाएगा क्या आपके पास? बोला बाद में अलग-अलग ओवरहेड, कौन से ओवरहेड? इनडायरेक्ट वाला ओवरहेड में जाएगा क्या? वो डेबिट होगा ओवरहेड। डिपेंड करता है कौन सा ओवरहेड। बहुत सही। कि देखो 300 रुपए जो था, क्या वो एक ही टाइप का वेजेस था? 300 रुपए नहीं, उसमें से 100 रुपए आपका डायरेक्ट वेजेस है और 200 रुपए इनडायरेक्ट वेजेस है। तो एक बात बताओ, डायरेक्ट वेजेस का मीनिंग क्या होता है? जो प्रोडक्शन में लगता है। प्रोडक्शन में आप कौन सा अकाउंट ओपन करोगे? WIP। अभी ऊपर ये देखो ना भाई, हर चीज का ब्रह्मास्त्र बस सामने है। प्रोडक्शन में कौन सा अकाउंट ओपन होता है? WIP, ठीक। तो WIP अकाउंट डेबिट हो जाएगा 100 रुपए से, क्योंकि डायरेक्ट जो था वो 100 रुपए था। WIP विल बी डेबिटेड बाय 100 रुपीज बिकॉज इट इज डायरेक्ट, ठीक है। और फिर मैंने वही बात भाई, जैसी इनडायरेक्ट सुने क्या आना चाहिए मन में? ओवरहेड। और कौन सा ओवरहेड है वो क्वेश्चन में आप हिंट देते हैं, वो आप पकड़ लोगे, है ना। तो अभी मैं ओवरहेड यहाँ लिख देगा हूँ, एरो फैक्ट्री में बनाऊंगा ऊपर। अभी ओवरहेड डेबिट कर दिया जस्ट बिकॉज उतना पैसा इनडायरेक्ट है 200 रुपए से। तो एंट्री भी क्लोज, वेजेस का अकाउंट भी क्लोज, मतलब तो खत्म। हाँ, तो हम इसका एरो बनाता हूँ। देखो वेजेस आपने पे तो कर दिया, पे करने के बाद आपको ये देखना है कितना डायरेक्ट है और कितना इनडायरेक्ट है। जो डायरेक्ट होगा वो कहाँ जाएगा? WIP में। अभी देखिए, हाँ तो चलो वेजेस का मैं अलग कलर यूज करता हूँ। आपके पास अगर अलग कलर की पेन हो, ग्रीन, ब्लू, रेड, ब्लैक, तो ट्राई करना अलग, ताकि वो कंफ्यूजन ना हो। सेम कलर होगा ना, हॉच पॉच हो जाएगा, है ना। अब वेजेस आया ना, तो मैं अलग कलर यूज करना चालू कर रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि वेजेस जो जाएगा वो, अरे वेजेस अगर डायरेक्ट वाला होगा तो वो जाएगा आपका WIP में, ठीक है। वो रेड है, प्रोजेक्टर में थोड़ा कम दिख रहा है, वीडियो में अच्छा दिख जाएगा। आप लोग रेड से बनाना कॉपी में, यहाँ पर अच्छे से दिख रहा है, वो प्रोजेक्टर खराब, मैं क्या करूँ। हाँ, अगर डायरेक्ट वेजेस है तो वो WIP में जाएगा, और इनडायरेक्ट है तो अभी भाई तीनों में जा सकते हैं, तीनों ओवरहेड में से किसी भी जा सकता है। अभी मैं इसको फैक्ट्री में डाल के दिखा देता हूँ, अगर इनडायरेक्ट वेजेस होगा तो फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा। क्लियर है ये चीज़? तो वेजेस अकाउंट क्या होगा? क्लोज हो गया, कुछ बैलेंस नहीं बचा। नॉमिनल अकाउंट है, क्यों बचेगा? ठीक, तो ये हो गया। हाँ, वेजेस खत्म, ओवरहेड में आएंगे। फैक्ट्री ओवरहेड पेड, बताओ इसको भी लाल से करते हैं अभी। चलो, फैक्ट्री ओवरहेड पेड। फैक्ट्री ओवरहेड आपका एक्सपेंस है, डेबिट हो जाएगा। CLC क्रेडिट हो जाएगा, पे किए तो, है ना, पेड। अच्छा, वैसे ही एडमिन ओवरहेड पेड, एडमिन ओवरहेड टू CLC, ठीक है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड पेड, तो वही सेम हो जाएगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डेबिट टू CLC, पे करने की तो वही एंट्री होगी ना। चाहो तो आप एक साथ भी कर सकते हो। फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट 100 रुपए, एडमिन ओवरहेड डेबिट 100 रुपए, अपने मन से बोल रहे हो। सेलिंग ओवरहेड डेबिट 100 रुपए टू CLC 300 रुपए, ऐसा भी कर सकते हो एक साथ, टाइम बचाना के लिए अलाउड है इतना, ठीक है। हाँ, पे तो कर दिए, लेकिन याद करो हमने ओवरहेड चैप्टर में टॉपिक पढ़ा है, ओवरहेड को क्या किया जाता है?
एक वर्ड आपको बताना, एक ही वर्ड है वो, मतलब नहीं। डिस्ट्रीब्यूट के आगे क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट तो ठीक है, हो गया। अलग अलग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट बांटते थे, बांटने के बाद क्या करते थे? बांटने के बाद वो बट गया, वो बट सेकेंडरी भी हो गया, प्राइमरी सेकेंडरी दोनों हो गया। उसके बाद क्या करते थे? एक अलग से एक टॉपिक हमने सीखा था, मतलब प्राइमरी सेकेंडरी तो हो गया, अलग टॉपिक हमने और क्या सीखा था उसमें? हाँ, तो ओवरहेड को हम क्या करते हैं? एब्जॉर्ब का मतलब क्या होता है? मतलब वो अरे पागल आदमी, 100 किलो के खर्चे बोलो। लिटरल में जा रहा है तो एकदम देखना कि क्या बोलते हैं। एब्जॉर्प्शन मतलब अगर सर्विस का है तो उसको फिर सर्विस प्रोडक्शन छोड़ो, वो तो हो गया। देखो एब्जॉर्ब, हाँ वो तो बाद में होता है। एब्जॉर्ब करना मतलब क्या? उसको चार्ज करना, भाई सिंपल बात है। जहाँ जहाँ हुआ है उसको उस हिसाब से चार्ज जहाँ जहाँ हुआ है भाई उसको दिखाओ ना, वहाँ पे रिकॉर्ड, मतलब चार्ज करो। चार्ज मतलब समझ रहे हो, मतलब उसको वहाँ पे दिखाओ। फैक्ट्री ओवरहेड जहाँ पे लगा उसको वहाँ पे दिखाओ। कॉस्ट शीट की बात कर रहा हूँ। फैक्ट्री ओवरहेड जहाँ, उसको चार्ज करो, मतलब कॉस्ट शीट में दिखाओ उसको, जितना भी फैक्ट्री ओवरहेड है। तो एक बात को समझो, कॉस्ट शीट तो हो गया, वो तो अलग, थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे देखो, मैं एब्जॉर्ब करूँगा। आपने क्या किया? ओवरहेड को अभी पे तो कर दिया है, पे करने के बाद अब उन्हीं ओवर, देखो अच्छा ओवरहेड कौन सा होगा? पर्सनल, रियल, नॉमिनल? नॉमिनल। एक्सपेंस है ना? हाँ, तो एक्सपेंस है ना, नॉमिनल होगा, इसको भी क्लोज करना पड़ेगा। हाँ, तो वही एब्जॉर्ब करना मतलब क्लोज करना, ठीक है? एब्जॉर्ब करना है मतलब मेरे को इसको क्लोज करना है। तो फैक्ट्री ओवरहेड को क्या करूँगा क्लोज करने के लिए? क्रेडिट कर दूंगा, क्योंकि जब मैंने पेमेंट किया था, अभी तो देखिए पेमेंट वाला एंट्री, जब पेमेंट किया हूँ तो क्या होगा? फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट टू CLC हो जाएगा, है ना? फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट हुआ क्योंकि एक्सपेंस है, लेकिन अब जस्ट बिकॉज इट इज अ नॉमिनल अकाउंट, मेरे को उसको क्लोज करना है, तो ये क्रेडिट में आ जाएगा, टू फैक्ट्री ओवरहेड हो जाएगा। डेबिट क्या होगा? फैक्ट्री ओवरहेड है, डेबिट क्या होगा? फैक्ट्री में कौन सा अकाउंट बनता है? फैक्ट्री में हाँ, इस चैप्टर के हिसाब से फैक्ट्री में WIP बनता है, वहां जाएगा। ये देखो, इसे छोटा करो, WIP में जाएगा ये, और इसको मैं ग्रीन कलर से लेता हूँ। तो देखो, फैक्ट्री ओवरहेड से उठ के ये अमाउंट आपका WIP में जाएगा। क्यों जा रहा है? क्योंकि हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं, एब्जॉर्ब, उसको चार्ज कर रहे हैं। हाँ, फैक्ट्री ओवरहेड लग तो गया, आप उसको सोको ना जाके, कहाँ सोकेंगे उसको? WIP में। फैक्ट्री ओवरहेड और फैक्ट्री में WIP होता है भाई, 2 मिनट में ठंडा हो जाता है भाई। ऐसे तीनों का बताओ। चलो, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को कहाँ एब्जॉर्ब करोगे? गैस करो थोड़ा सा, एडमिनिस्ट्रेशन नाम तो बताओ। ये होता है तो कम आएगा, लॉजिक कुछ लगा है। अभी तो देखो, प्रोडक्शन हो गया, हाँ देखो ऑफिस में आएगा, हाँ हाँ हाँ, आने के बाद मतलब ऑफिस, देखो फैक्ट्री कॉस्ट तो आ गया, W याद करो, कॉस्ट शीट वापस से आओ, WIP का वो करते हो ना, ऐड करते हो, ओपनिंग WIP लेस करते हो, क्लोजिंग WIP। फैक्ट्री ओवरहेड भी, फैक्ट्री ओवरहेड को भी जोड़ देते हो, फिर ओपनिंग क्लोजिंग WIP, तो क्या आ जाता है? कॉस्ट शीट, एडमिनिस्ट्रेशन, फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड को जोड़ोगे, अच्छा WIP का प्लस माइनस करोगे तो फैक्ट्री कॉस्ट आता है। फैक्ट्री कॉस्ट में हम ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन जोड़ते हैं, तब क्या आ जाता है? प्रोडक्शन किस चीज का होता है? वहाँ जाएगा। ऐसे आपको लॉजिक मेंटेन करना है। सही बोला ना? हाँ, बस यहाँ से ऐसा लोगों ने बात कर ली। एडमिन ओवरहेड जैसे ही हम जोड़ते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाता है। प्रोडक्शन किस चीज का होता है? फिनिश गुड्स का। जोड़ो भाई वहाँ जाके, एब्सॉर्ब। ठीक, तीसरा बाकी है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सीरियस में आएगा और क्या? ऐसे नहीं सोचना है, ऐसे, हाँ ठीक ठीक, सोचना कैसे है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को ऐड करने से, भाई आप एब्जॉर्ब कर रहे हो ना, एब्जॉर्ब करना मतलब क्या? चार्ज करना, दिखाना, ऐड करना। जैसे आप सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को एब्जॉर्ब कर दोगे, ऐड कर दोगे, तो क्या आ जाता है? ऐड करने से कॉस्ट ऑफ सेल आ जाता है।
COGS में ऐड करते हो, हाँ। लेकिन आता क्या है फाइनल आंसर तो कॉस्ट ऑफ सेल आता है ना लास्ट में 5वां हेड, तो वहां एब्जॉर्ब होगा ये। क्लियर है? ठीक है, हाँ कॉस्ट ऑफ सेल एब्जॉर्प्शन हमने पूरा कर लिया। ठीक है, अब है क्या क्यों अलग अलग यहाँ पे तो रेट और दिखी नहीं है अलग से, इसमें देखना अच्छे, मैं फोटो इसका खींच के भेज दूंगा। अच्छा क्या है, इससे अच्छा कुछ होगा ही नहीं। ये तो हमारी माँ का चला है आपके ना। जैसे लग रहा है मतलब? अरे माँ पहले बाजा है क्या बजेगी? अमित सर को बताना पड़ेगा। बता दे। इसके बाद फोटो अच्छे से फोटो खींच के भेज देना। तो अभी बचाएगा अभी और अच्छा अरे है। बताने से क्या होगा? सुना हो जाएगा, अब हमें देखेंगे। आपने क्या किया, इधर ध्यान से देखोगे पकड़े लोग। आपने फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड इसको एब्जॉर्ब तो कर दिया, लेकिन अब एब्जॉर्ब करने के बाद कुछ एब्जॉर्ब करने में अगर कुछ गलती हो जाए, एब्जॉर्ब करना मतलब क्या, खर्चे को ऐड करना। भाई फैक्ट्री ओवरहेड 100 रुपये है, जाओ ऐड करो, एडमिन 200 ऐड करो, सेलिंग 300 ऐड करो। एब्जॉर्ब करो मतलब ऐड करो। अगर आपने उसमें गलती किया, कम ज़्यादा कर दिया, एब्जॉर्ब को कम ज़्यादा कर दिया, तो क्या कहलाता है उसको, क्या कहते हैं उसको? अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन। ये एक टॉपिक हमने पढ़ा था उस चैप्टर में, अभी देख लो फटाफट। देखो मेरे को बताओ अंडर एब्जॉर्प्शन कब होगा, एक एग्जांपल से बताओ अंडर एब्जॉर्प्शन कब होगा। जितना लगा था दो चीज लूंगा मैं, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड और एक्चुअल ओवरहेड। एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड मतलब जो मैंने दिखाया है, एब्जॉर्ब्ड हिंदी में याद रखो, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड मतलब क्या, जो मैंने कॉस्ट शीट में दिखा दिया है। लेकिन एक्चुअल में कम ज्यादा लग गया। एक्चुअल मतलब जब आपने जेब से पेमेंट किया, अपना पैसा निकाल के दोगे ना भाई सामने वाले को, रेंट का, सैलरी का, इंश्योरेंस का, तो कम ज्यादा लगा है। तो अंडर एब्जॉर्प्शन कब होगा? बिल्कुल। तो मान के चलो एक्चुअल आपका 100 है और एब्जॉर्ब 80 है, ये क्लियर? तो अंडर एब्जॉर्प्शन हुआ कितने रुपए का? 20 रुपए का अंडर एब्जॉर्प्शन है। इस 20 रुपए की क्या एंट्री होगी? अंडर एब्जॉर्प्शन वाले की क्या एंट्री होगी 20 रुपए का? कौन सा ओवरहेड होगा? कोई भी ओवरहेड हो, चलो फैक्ट्री ओवरहेड है, चलो अब एंट्री क्या होगी? ये सोच लो कि ओवरहेड को आप डेबिट करोगे या क्रेडिट करोगे? क्यों? बढ़ाना पड़ेगा ना। देखो आप लोग भूल गए एक्चुअल ओवरहेड। अच्छा समझो, एक्चुअल ओवरहेड मतलब क्या? एक्चुअल को एक्चुअल ओवरहेड क्यों कहा जाता है? 100 रुपए क्या है? एक्चुअल ओवरहेड है, लेकिन उसका आपने क्या किया होगा? उतने का पेमेंट किया होगा। भाई एक्चुअल ओवरहेड मतलब क्या? उतने का आपने पे किया होगा, जेब से 100 रुपए आपने पे कर दिया है, लेकिन एब्जॉर्ब कितना किया हो? कॉस्ट शीट में कितना शो किए हो? आपने शो किया सिर्फ 80। एक बात बताओ, ये फायदा है कि नुकसान है? कैसे फायदा, कैसे? भाई नुकसान है। आपने कॉस्ट में दिखाया 80, लेकिन लगा है एक्चुअल में जो खर्चा आपने पे किया वो 100 रुपए पे किया हो, नुकसान है। पहली बात ये लॉस है। एक ये पॉइंट सबसे मेन की पॉइंट आपको काम आएगा। और भाई आप लोग एंट्री अभी तो देखे थे, एक्चुअल ओवरहेड को पे करने की एंट्री क्या होगी? पे कर गए तो फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट हो जाएगा टू CLC, यही होगा 100 रुपए से। ठीक है। और अभी ये भी तो देखे, एब्जॉर्ब करने की भी एंट्री आप लोग ने देखी। फैक्ट्री ओवरहेड को हम कहाँ पे एब्जॉर्ब करते हैं? WIP में। एंट्री क्या होगी पूरी? WIP टू फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है, कितने से? अंडर का तो 80 है ना। हाँ तो अब मुझे क्या करना है? हाँ 20 का अंडर एब्जॉर्प्शन है, तो मुझे अभी क्या करना है? चुप पग ले लो। मुझे क्या करना है? फैक्ट्री ओवरहेड को पूरे तरीके से क्लोज करना है। क्या करूँ आप बताओ, जवाब दो। फैक्ट्री ओवरहेड को हमको क्लोज करना है पूरा। हाँ,
डेबिट कितने से हुआ था? 100 से क्रेडिट कितने से हुआ है? 80 क्लोज हो गया है क्या? नहीं 20 रुपए से बच रहा है, हाँ तो 20 रुपए से क्या करना पड़ेगा? डेबिट कर दूं उसको? नहीं क्रेडिट करूंगा तब तो क्लोज होगा ना। समझो बात को, डेबिट में ऑलरेडी ज्यादा दिख रहा है, क्रेडिट में बेचारा कम है। तो अगर आप डेबिट कर दोगे, चलो अगर आप गलती से अगर आपने फैक्ट्री ओवरहेड को डेबिट कर दिया तो अब डेबिट कितना हो गया? टोटल 120 डेबिट हो गए और क्रेडिट तो 80 है। कहाँ क्लोज हुआ? उल्टा डिफरेंस बढ़ गया, 20 का डिफरेंस तब 40 का डिफरेंस हो गया, क्योंकि 120 का डेबिट है, 80 का क्रेडिट है, डिफरेंस और उल्टा बढ़ गया। आपको उसको क्लोज करने के लिए 20 रुपए से क्या करना पड़ेगा? अभी क्रेडिट ही करना पड़ेगा। तो कर दिया, टू फैक्ट्री ओवरहेड कितने से? 20 रुपए से। क्या फैक्ट्री ओवरहेड क्लोज हो गया पूरा? हाँ हो गया ना। 100 का डेबिट दिख रहा है और ये देखो 100 का अलग अलग, 100 का और 80 उधर है, 20 इधर है, तो वो तो क्रेडिट तो हुआ ना 100 रुपए से। टोटल डेबिट क्या होगा? नहीं। तो फिर मतलब ही क्या हुआ? आपने देखो एक बार सुनो, ये आपने आप फिर से डब्ल्यू यही वाला बोला WIP नहीं, WIP कब दिखाया? जब एब्जॉर्ब किए थे। एब्जॉर्ब करने का एक ही मौका मिलता है। आपने 80 एब्जॉर्ब कर दिया, आपने 80 एब्जॉर्ब कर दिया ना WIP में, बस खत्म। अब वापस WIP नहीं डाल सकते। हाँ बोलो। नहीं, CLC मतलब आपका पैसा वापस आ गया, ऐसा थोड़ी होता है। कॉस्टिंग P&L डेबिट क्यों होगा? अरे भाई लॉस है, लॉस को हम कहाँ दिखाते हैं? प्रॉफिट लॉस में डेबिट साइड दिखाते हैं। नॉमिनल अकाउंट लॉस को कहाँ करते हैं? डेबिट करते हैं ना, कॉस्टिंग PL डेबिट। तभी तो जब आप कॉस्टिंग PL का अकाउंट बनाओगे तो डेबिट साइड पे लिखोगे टू फैक्ट्री ओवरहेड 20 रुपए से। ये आपका नुकसान है, देखो डेबिट साइड में दिख रहा है। कॉस्टिंग PL का लेजर अकाउंट है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, 11 में बनाते हो तो डेबिट साइड में लिखा हमने टू फैक्ट्री ओवरहेड, क्योंकि डेबिट हुआ ना, लॉस है आपका। समझ आया ये? पक्का? हाँ ये एंट्री है अंडर एब्जॉर्प्शन की, और फैक्ट्री की जगह ये एडमिन भी हो सकते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कोई भी ओवरहेड हो सकता है, वो क्वेश्चन में पता चल जाएगा। देखिए अंडर एब्जॉर्प्शन की ये एंट्री है, समझ आया? क्लियर? ओवर एब्जॉर्प्शन क्या होगी? जस्ट उल्टा हो जाएगा, ठीक है, लेकिन लॉजिक के साथ देखते हैं। मैं इसी में अमाउंट चेंज कर देता हूँ। अच्छा, ओवर एब्जॉर्प्शन होगा कब? चलो सुनो, मैं क्या करता हूँ, मैं इसको मिटा देता हूँ। क्या लिखूँ आप लोग बताओ? उसको 120 कर 130 कर देते हैं, क्योंकि वो सेम अमाउंट होगा तो हो सकता है दिक्कत हो। अमाउंट चेंज कर दिए, ठीक है, मतलब 30 का डिफरेंस ला दिया। तो देखो ना, ये कौन सी एंट्री थी? ये पे करने की एंट्री थी, और ये एब्जॉर्ब करने की एंट्री है। तो आप लोग बताओ, दोनों को कंपेयर करो, एब्जॉर्ब क्या है, कम है कि ज्यादा है? एब्जॉर्ब ज्यादा है, इसलिए होगा एब्जॉर्प्शन 30 रुपए का। तो एक बात समझो ना, आपने एब्जॉर्ब का मतलब क्या होता है? शो करना। आपने अपने कॉस्ट शीट में 130 दिखा दिया है, हाँ भाई 130 का खर्चा हुआ है, ऐसा आपने दिखा दिया, लेकिन एक्चुअल में खर्चा कितना दिए हो? 100 रुपए ही दिए हो, तो 30 रुपए का फायदा हुआ, नुकसान हुआ? हाँ, मतलब इंग्लिश में लिख देता हूँ, प्रॉफिट हुआ है। इसको मैं साइड में रखूंगा थोड़ी देर के लिए। और चलो फिर से लॉजिक वही लगेगा, फैक्ट्री ओवरहेड को मेरे को क्या करना है? क्लोज करना है, पूरे तरीके से क्लोज करना है। तो डेबिट में दिखा है 100 फैक्ट्री ओवरहेड, और क्रेडिट में दिखा है 130। तो 30 रुपए से मैं क्या करूंगा कि वो क्लोज हो जाएगा? डेबिट करूंगा तो पूरा क्लोज हो जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट हो जाएगा। तो फिर क्रेडिट क्या होगा? तो कॉस्टिंग P&L, क्योंकि आपका प्रॉफिट है। प्रॉफिट को कहाँ दिखाते हैं? क्रेडिट साइड। तो प्रॉफिट लॉस की क्रेडिट साइड तो करो ना, टू कॉस्टिंग P&L। तभी तो जब कॉस्टिंग PL बनेगा, क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय फैक्ट्री ओवरहेड, जब अकाउंट बनेगा तब। क्लियर है ये चीज? अंडर ओवर फैक्ट्री की जगह ये एडमिन भी हो सकता है, सेलिंग भी हो सकता है। तो ये अंडर ओवर का क्वेश्चन हमने देख लिया, ठीक है? लॉस था वो एब्नॉर्मल यूज था, तभी क्वेश्चन किया है। बिल्कुल, अज्यूम एबनॉर्मल ऑल चीजें। नॉर्मल नॉर्मल वाला होगा तो आप WIP में डाल सकते हो, लेकिन इस चैप्टर में कभी नहीं देगा पैसे। और ये हमने पढ़ा है वहाँ पे नहीं, ओवरहेड में ही। ओवरहेड में नॉर्मल है तो हम WIP को बढ़ा देते हैं, तो एंट्री WIP टू फैक्ट्री ओवरहेड हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे पूरा एबनॉर्मल चलेगा। और क्या पूछूं, ये सब तो फालतू है, एब्जॉर्प्शन में देख लिया, हो गया। अंडर ओवर भी अभी देखे जैसे ना, एक दो चीज और बस, वो एरो बनाना बाकी है। एंट्री तो आप लोग जान चुके हो, ये वाला ओवर एंट्री बनाना बाकी है ना। एरो क्या बनाऊंगा? देखो क्वेश्चन में क्या लिखा रहेगा बताओ? WIP से फिनिश गुड्स में जाएगा, एंट्री आप लोग बता दोगे एक सेकंड में, फिनिश गुड्स टू WIP, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा क्या लिखा रहेगा कि आप पहचानोगे ये वाली एंट्री करनी है?
प्रोड्यूस्ड बोलेगा ना, ये मैंने लिखा ना यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा रहेगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिनिश्ड गुड्स प्रोड्यूस्ड ऐसा लिख के देगा, तो हाँ भाई फिनिश गुड्स बन गया। फिनिश गुड्स कैसे बनता है? WIP से बनता है, तो कर दिया एंट्री। हाँ, फिनिश गुड्स से COGS में जाएगा, एंट्री आप लोग बता देते हैं पहले ही, अभी बता दोगे क्वेश्चन में ऐसा क्या लिखा गया कि ये एंट्री करोगे क्या? सोल्ड, फिनिश्ड गुड्स सोल्ड, ठीक है। COGS से COS में जाएगा, क्वेश्चन में क्या लिखा गया कि आपको ये पता चले ना? सेल मतलब कस्टमर को सेल किए हो, वो अलग होगा, वो CLC वो बताऊंगा, CLC टू सेल होगा भाई। क्वेश्चन में आपको COS ही लिख के देगा, कॉस्ट ऑफ सेल ही लिख के देगा, ये तीन चल कॉस्ट ऑफ सेल ये लिख के देगा, मतलब कॉस्ट ऑफ सेल में माल आ रहा है, डेबिट हो जाएगा। कहाँ से आता है? COGS से आता है, वो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक। हाँ, अब अभी भी खत्म थोड़ी हुआ है, एक लास्ट बचा है सेल करने का, ठीक है। सेल करूंगा, चलो 11th क्लास में क्या एंट्री करते थे? सेल का। हाँ, अगर कैश में क्या हो तो कैश डेबिट, डेटा है तो डेटा डेबिट, लेकिन हम दोनों की जगह, इन दोनों की जगह पे क्या यूज करते हैं? मतलब यहाँ पे CLC डेबिट होगा, यहाँ पे होता है टू सेल। अब एक बात बताओ, इस सेल को आप लोग फाइनल अकाउंट्स में कहाँ दिखाते हो? फाइनल अकाउंट्स जो ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट, हाँ ट्रेडिंग अकाउंट के कहाँ दिखाते हो? तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि मैं सेल को, ये जो सेल का अमाउंट है इसको उठा के मैं ट्रांसफर करता हूँ ट्रेडिंग अकाउंट में, उसकी एंट्री क्या होती होगी? ये तो 11-12 में कोई नहीं सिखाता है, जरूरत नहीं पड़ती है तो क्या सिखाएं। लेकिन सोचो क्या हो गया, सेल को मैं ट्रेडिंग में ट्रांसफर कर रहा हूँ, यही होगा। सेल आपका नॉमिनल अकाउंट है, क्लोज करना पड़ेगा, सेल इज एन इनकम, नॉमिनल अकाउंट है, क्लोज करना पड़ेगा और ट्रांसफर करना पड़ेगा कितने? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट। ये एंट्री होती है, आप लोग को सिखाया नहीं जाता क्योंकि जरूरत नहीं पड़ती, 11th में क्या इतना बच्चा सीखेगा, लेकिन ये होती है, तभी तो ट्रेडिंग के क्रेडिट पे दिखाओगे बाय सेल। ठीक है, तो देखो सेल तो कट गया ना, सेल तो क्लोज हो गया, तो कॉस्टिंग वाला बंदा क्या बोलता है, सेल को मत दिखाओ भाई, टाइम पास होगा। हम सेल को, हम ऐसे दो एंट्री नहीं करेंगे, सेल क्रेडिट और सेल डेबिट होगा तो कट हो गया ना, वो खत्म हो गया। तो कैश डेटर डेबिट होगा, उसकी जगह हम CLC यूज करेंगे। और ट्रेडिंग अकाउंट तो हम बनाते नहीं है, कौन सा अकाउंट बनाते हैं? कॉस्टिंग P&L लिखोगे मार्क्स कटेगा, कॉस्टिंग P&L बनाते हैं। ये एंट्री होगी सेल करने की। क्वेश्चन में क्या लिखा जाएगा? सेल लिखा जाएगा, सिंगल SALE लिखा जाएगा। तो अब ये वाली एंट्री पास करोगे, CLC अकाउंट डेबिट टू कॉस्टिंग P&L, ठीक है, तो पूरा सेल जाएगा P&L कॉस्टिंग पे, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक और चीज मेरे को बतानी थी, इससे पहले बताना चाहिए था। देखो आप लोग ने इतना बड़ा फ्लो चार्ट तो बना लिया, अभी मेरे को बताओ लास्ट आप कहाँ पहुंचे हो, मतलब आपका फाइनल डेस्टिनेशन कहाँ तक पहुंचा है लास्ट? जो भी चीजें देखो घूम फिर के सब कॉस्ट ऑफ सेल में आ गई है, कोई भी चीज कहीं और नहीं गई है, घूम फिर के पूरा देख लो, 1 मिनट के लिए देख लो कहीं आराम से, कोई भी चीज है इधर उधर से घूम फिर के वो कॉस्ट ऑफ सेल में ही आ गया है एट द एंड। क्लियर है? ये चीज क्लियर है, कॉस्ट ऑफ सेल में आ गया। कॉस्ट ऑफ सेल के आगे वो कहाँ ट्रांसफर होगा, पहले मेरे को वो बताना था, तो बताओ आप लोग गेस करो, कॉस्ट ऑफ सेल से वो आगे कहाँ ट्रांसफर होगा? कॉस्ट शीट का तो अच्छा कॉस्ट शीट तो जानते हो ना, ये लास्ट होता है, कॉस्ट ऑफ सेल के आगे कुछ होता थोड़ी है, सीधा सेल करते हैं, सेल की एंट्री ये होती है, लेकिन नहीं, बीच में कुछ और होगा, COS को कहीं और ट्रांसफर किया जाएगा। इसमें नहीं, वापस स्टोर में क्यों जाएगा? नहीं, एंट्री के हिसाब से सोचना है। फिजिकली देखो, फिजिकली ऐसा उठा के ट्रांसफर नहीं किया जाता है, ऐसा उठा के वो नहीं, एंट्री बस पास की जाती है। तो क्या की जाती है सोचो। हेलो हेलो, हाँ भावेश, अच्छा ठीक है ना, 11 बजे आ जाओ, 10 मिनट में आ जाओ सब लोग यहाँ पे। हाँ सुनो, कॉस्ट ऑफ सेल है, कॉस्ट चुपना, कॉस्ट किसमें आएगा? कॉस्ट पर्सनल, रियल, नॉमिनल? कॉस्ट नॉमिनल। एक्सपेंस है ना, एक्सपेंस और कॉस्ट में कोई अंतर है क्या? नहीं है। कॉस्ट किसमें आएगा? नॉमिनल अकाउंट में आएगा। क्या किया जाता है कॉस्ट को? मतलब नॉमिनल के हिसाब से क्या किया जाता है, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट किया जाता है, ठीक है, मतलब कॉस्ट ऑफ सेल को डेबिट किया जाता है, तो ठीक है ना। लेकिन आप दिखाओगे कहाँ पे, तो मैं बता देगा हूँ, कॉस्टिंग P&L जब बनाओगे ना,
तो वहाँ पे आप डेबिट साइड में दिखाओगे टू कॉस्ट ऑफ सेल। तो कॉस्टिंग पीएल में जाएगा। तो एंट्री क्या होगी? कॉस्टिंग इसको अब ध्यान अब देखना, एक एक चीज का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे मैं कॉस्टिंग पीएल बना रहा हूँ, मीडियम साइज का बना रहा हूँ। मैं लिख दूंगा यहाँ पे कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हाँ तो या कैसा करना चाहिए? सर वैसे देखो हाँ ठीक है, करने दो। चलो यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, क्योंकि अरे पीएनएल में तो ट्रांसफर करो ना कॉस्ट ऑफ सेल। जैसा हाँ अभिषेक ने बोला भी सर, कॉस्ट उसको खत्म करना पड़ेगा। कॉस्ट इज अ नॉमिनल अकाउंट, उसको आपको क्लोज करना पड़ेगा। तो क्लोज करके मैं उसको ट्रांसफर कहाँ करूँगा? अपने कॉस्टिंग पीएनएल में। कॉस्टिंग पीरियड में डाल, हाँ तभी तो नेट प्रॉफिट आएगा। समझो, बंदे लोग समझ गए। देखो कॉस्ट ऑफ सेल क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट होता है। एट द एंड हर चीज यहाँ पे आ चुकी है। देखो ये सब क्लोज हो चुका है। स्टोर, वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिन, सेलिंग, डब्ल्यूआईपी, फिनिश गुड, ये सब क्लोज होके सीओएस में आ चुका है पैसा। सीओएस भी तो नॉमिनल अकाउंट है, वो भी तो खत्म करना पड़ेगा। तो खत्म किया मैंने, मतलब टू कॉस्ट ऑफ सेल किया, उसको क्रेडिट किया, डेबिट क्या करूंगा? कॉस्टिंग पीएनएल। ठीक है, कॉस्टिंग पीएल किया। एंट्री एंट्री क्या करोगे बताओ? जर्नल एंट्री। ठीक है, तो देखो कॉस्टिंग पीएल के डेबिट में दिखा दिए टू कॉस्ट ऑफ सेल। हाँ अब मेरे को वो बताना चाहिए था सेल वाला। सेल वाला मैंने पहले करवा दिया। ठीक है, सेल में हमने क्या की? ये एंट्री क्लियर थी सबको। सेल की एंट्री होगी। डेटा कैश की जगह सीएलसी यूज करते हैं और ट्रेडिंग को क्रेडिट करते हैं, लेकिन हम ट्रेडिंग को बनाते नहीं है, हम कॉस्टिंग पीएल को क्रेडिट करेंगे। तो देखो कॉस्टिंग पीएल में आया, ध्यान से देखो कॉस्टिंग पीएल बना हुआ है। कहाँ लिखूंगा? क्या लिखूंगा? क्रेडिट साइड लिखूंगा बाय सीएलसी। तो ये कॉस्ट है, ऐसे ब्रैकेट में दिखाओ, ये कॉस्ट है, ये सेल है। सेल किया आपने 500 में, कॉस्ट ऑफ सेल था 350, इससे क्या निकल जाएगा? कहाँ लिखूंगा? टू यहाँ पे नेट प्रॉफिट। हाँ प्रॉफिट को वही कहा जाएगा, नेट प्रॉफिट ही कहा जाता है, 150 रुपये। ये आपको फाइनल आंसर माना जाएगा। मैं पूछूंगा, आपको आधा घंटा लगेगा स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन बनाने में। एक क्वेश्चन को है टाइम लगेगा, धीरे धीरे स्पीड बढ़ानी है। फाइनल आंसर पूछूंगा प्रॉफिट कितना है, वो सही है तो सब सही है भाई। ठीक है, समझ आया पूरा सिस्टम? हाँ तो मैं को एक चीज बना दूं यहाँ पे। ये तो बनेगा ही, ये आप बनाना साइड में बनाना, इसको लास्ट में बनाना। लेकिन आप समझो ना, एक चीज और हुई है यहाँ पे, आप लोगों ने नोटिस नहीं किया। एक चीज यहाँ पे और हुई है कि कॉस्टिंग पीएनएल से सामान नहीं बोलना चाहिए, कॉस्टिंग पीएनएल का जो अमाउंट है क्या वो वापस सीएलसी में गया है? हाँ बिल्कुल गया है। अरे सेल की एंट्री जो अभी किए थे, सेल की एंट्री क्या थी नीचे? सीएलसी टू कॉस्टिंग पीएनएल। तो ऐसे वो डाल सकते हैं ना अपन। और वो किस चीज का था? क्यों किया था मैंने वो एंट्री? सेल। क्वेश्चन में बोलेगा सेल किया, माल सेल किया, तो सीएलसी टू कॉस्टिंग पीएनएल होगा। तो देखो कॉस्टिंग पीएनएल से सीएलसी ये हुआ। तो देखो आपका ये पूरा लाइफ है। आदमी क्या होता है, मतलब बोलते हैं ना कि जीरो से, मतलब चलो वैसा शब्द मेरे को शब्द नहीं आएगा, क्या बोल सकते हैं उसको? अरे जो तुम यहाँ पे कमाए हो यही रह जाएगा ना। मतलब ऐसा ना, क्या लेके आए थे क्या लेके जाओगे, मतलब तुम जहाँ से आए हो वहीं, मिट्टी से आए थे मिट्टी में मिल जाओगे। सीएलसी से हमने चालू किया था, वापस सीएलसी पे एंड हो गया। यहाँ से चालू किए थे, जो भी पेमेंट है मैंने यहाँ से पेमेंट करना चालू किया, मटेरियल खरीदा, वेजेस का पेमेंट किया, ओवरहेड का पेमेंट किया, आखिर में कैश वापस आ गया मेरे पास। माल सेल किया ना, यहाँ पे कैश जा रहा था मेरा, मटेरियल परचेज किया कैश गया, वेजेस पे किया कैश गया, तो जा रहा था। सेल किया, देखो सेल किया तो वापस आ गया, सीएलसी में पूरा घूम फिर के कैश मेरे पास वापस आ गया। फिर ये साइकिल जिंदगी भर चलते रहता है ना। तो ये पूरा बनाना है अच्छे से, और लास्ट में फिर ये भी बनाना, ताकि आपको पता लगे कि ये इतना पूरा तामझाम हम कर क्यों गए, प्रॉफिट निकालने के लिए कर गए, है ना। कॉस्ट ऑफ सेल मैंने निकाला, पूरा एक डब्बे से दूसरा डब्बा, चौथा, 10 डब्बे बना दिए, कॉस्ट ऑफ सेल आ गया, है ना। और सेल तो क्वेश्चन में दिया होता है, दोनों को कॉस्टिंग पीएल में दिखाए, नेट प्रॉफिट आ गया। ये हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। तो उसको मैं ग्रुप में भेज देगा हूँ, और फिर आप लोग बना के आना घर से अच्छे से, आराम से। अलग अलग कलर यूज़ करना है, ऐसी अलग दिखना चाहिए, तो हौच पौच हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हटाओ हल्का सा।